दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपको पूरा रशिया घूमना हो तो कितना समय लगेगा? 4 पूरे पूरे दिन। जी हाँ, रशिया इतना वास्ट कंट्री है कि इसे अगर आप एंड टू एंड कवर करना चाहें तो आपको पूरा 4 दिन लग जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट से रशिया जाने में कितना समय लगेगा? महज 20 मिनट। अनबिलीवेबल, राइट? दरअसल वेस्टर्न यूएस में एक स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। इस स्ट्रेट के ईस्ट में लोकेटेड है अलास्का यानी यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके दूसरी ओर वेस्ट में लोकेटेड है रशिया का चुक्ची पेनिनसुला। इस स्ट्रेट की चौड़ाई बस 82 किलोमीटर है, यानी कि आप बस 82 किलोमीटर का एक सी पार कीजिए और आप सीधे यूएस से रशिया पहुंच जाएंगे। हालांकि यहीं से इंटरनेशनल डेट लाइन भी होकर गुजरती है, तो आपके घड़ी में तो कुछ और बज सकते हैं, लेकिन महज आपको 20 ही मिनट लगेंगे। दोस्तों, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी ना इसी तरह के वियर्ड फैक्ट से भरी पड़ी हुई है, और उनमें से कुछ को जानना बेहद जरूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसीलिए हम लेकर आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव एनिमेटेड वीडियो, जिसमें हम वर्ल्ड के मेजर कॉन्टिनेंट्स और उनके कंट्रीज, रिवर्स, डिजर्ट्स, ग्लेशियर्स और माउंटेन्स रेंजेस को एनिमेशन के थ्रू डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस रोमांचक जर्नी की शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। ज्योग्राफी ऑफ अमेरिकास। ये जो अमेरिका का पूरा रीजन है ना, इसको हम लोग बेसिकली 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है अपना नॉर्थ अमेरिका, ऊपर हो गया, बीच में सेंट्रल अमेरिका और सबसे नीचे साउथ अमेरिका। इसमें आप नॉर्थ और साउथ अमेरिकास को डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स काउंट कर सकते हो। लेकिन हम इनके पर्टिकुलर जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, इनके माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, प्लेट्यूज वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों की बात करें उससे पहले एक बार इनके एक्सटेंशंस को देख लेते हैं। साउथ से नॉर्थ तक कहाँ तक फैले हुए हैं, और कुछ उसमें और अच्छे फैक्ट्स भी हमें पता चल जाएंगे। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ में एल्यूशियन आइलैंड से लेकर साउथ में इस्थमस ऑफ पनामा तक एक्सटेंडेड है। इसके एक साइड अटलांटिक और दूसरे साइड पैसिफिक ओशन है। इस रीजन में लोकेटेड कंट्रीज की बात करें तो मेनली 3 कंट्रीज हैं। कौन कौन से? पहला ऊपर, सबसे ऊपर आप देखोगे तो कनाडा का छोटा सा पोर्शन, वो जो अलास्का वाला रीजन ले रहे हो ना, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। मतलब कि सेकंड कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और सबसे नीचे लास्ट में मेक्सिको। इसी तरह सेंट्रल अमेरिका की जोग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें तो ये ईस्ट में कैरेबियन सी, नॉर्थ में मेक्सिको, वेस्ट में पैसिफिक ओशन और साउथ में कोलंबिया से घिरा हुआ है। ये सेंट्रल अमेरिका ऐसे 7 कंट्रीज से बना हुआ है, जो कि हैं ग्वाटेमाला, बलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इन 7 कंट्रीज में निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी, मतलब कि लार्जेस्ट कंट्री है। इसी तरह अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो ये वैसे तो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये कैसे घिरा हुआ है? नॉर्थ में गल्फ ऑफ डेरियन से लेकर साउथ में एक आर्चिपेलागो है जिसका नाम है टिएरा डेल फुएगो। यहाँ तक इसका एक्सटेंशन आप मार्क कर सकते हो। यहाँ लोकेटेड कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सरीनाम, फ्रेंच गुइना। इन सभी देशों में ना ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री है। अब हम बात करते हैं अमेरिका के डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस के बारे में। माउंटेन रेंजेस ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 3 मेजर माउंटेन रेंजेस लोकेटेड है। कौन कौन से? पहला ऊपर रॉकी माउंटेन, एपलेशियन माउंटेन और सिएरा नेवाडा। रॉकी माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का 2nd लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। तो भाई वर्ल्ड का फर्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये माउंटेन रेंज नॉर्थ में कनाडा से लेकर साउथ में यूएस के न्यू मैक्सिको स्टेट तक एक्सटेंडेड है। इस माउंटेन रेंज की कुल लेंथ लगभग 3000 किलोमीटर है, और इसका ज़्यादातर पार्ट फॉरेस्ट्स और वेजिटेशन से कवर्ड है। और यही रीज़न है कि यूएस के मेजर नेशनल पार्क्स जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क, रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क, ग्रैंड टेटोन नेशनल पार्क, ग्लेशियर नेशनल पार्क, सब के सब इसी माउंटेन रेंजेस में लोकेटेड है। रॉकी के बाद एपलेशियन माउंटेन रेंजेस नॉर्थ अमेरिका का दूसरा मेजर माउंटेन रेंज है, जिसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर है। ये माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। यहाँ टेम्परेट अल्पाइन टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका का तीसरा लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है सिएरा नेवाडा, जो कि एक फॉल्ट
ब्लॉक माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज की लेंथ 500 किलोमीटर और विड्थ अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्री स्पीसीज जिसे सक्वोया ट्रीज कहा जाता है, यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है। अगर आप स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ फॉलो करते हैं ना, तो आपने फेमस वेंचर कैपिटल सक्वोया कैपिटल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। वो इसी ट्री के नाम पर रखा गया है। खैर, सियरा नेवाडा माउंटेन रेंज यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट में लोकेटेड है। इसके अलावा कैस्केड माउंटेन रेंजेस भी नॉर्थ अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। ये एक यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यंग माउंटेन सिस्टम वो माउंटेन्स होते हैं जो लगातार इवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से वो लगातार राइज करते रहते हैं, इनकी हाइट बढ़ती रहती है। इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड हिमालयस माउंटेन सिस्टम भी एक यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम ही है। नॉर्थ अमेरिका के बाद अब हम देखते हैं सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में। मेक्सिको में लोकेटेड सियरा माड्रे और सेंट्रल अमेरिकन वॉल्केनिक आर्क यहाँ के मेजर माउंटेन रेंजेस हैं। सेंट्रल अमेरिकन वॉल्केनिक आर्क, जिसे शॉर्ट में कावा CAVA भी कहा जाता है, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन चेन है जो सेंट्रल अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में मेक्सिको से पनामा तक फैला हुआ है। यहाँ के हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट वोल्कन ताजुमुल्को यहाँ का हाईएस्ट पीक है जो ग्वाटेमाला में लोकेटेड है। इसके अलावा इस रीजन में कई मेजर वॉल्केनोज भी लोकेटेड है, जैसे कोस्टा रिका का आरेनल, निकारागुआ का मसाया और ग्वाटेमाला का पकाया। नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के बाद अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका की ओर। साउथ अमेरिका में सबसे मेजर माउंटेन रेंज है एंडस माउंटेन रेंज, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन भी है। एंडस माउंटेन रेंजेस की कुल लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 8,850 किलोमीटर्स के आसपास है और ये 7 कंट्रीज यानी कि वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में फैला हुआ है। माउंट अकांकागुआ यहाँ का हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट 22,841 फीट्स है और ये पीक अर्जेंटीना में लोकेटेड है। एंडीज रेंजेस की एक यूनिक जियोलॉजिकल फीचर है जिसे हम एंडियाइक वोल्केनिक बेल्ट कहते हैं। ये एक्टिव वोल्केनोस का एक बेल्ट है जो एंडीज माउंटेन पर पाया जाता है। इसका फॉर्मेशन नाज़का प्लेट के अटलांटिक प्लेट के अंदर सबमर्जन से हुआ है। एंडिस माउंटेन के अलावा साउथ अमेरिका के 2 मेजर हाईलैंड्स भी हैं। पहला है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स और दूसरा गियाना हाईलैंड्स। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स अमेज़न रिवर के साउथ ब्राज़ील में लोकेटेड है। ये हाईलैंड्स माउंटेन पीक्स और प्लेट्यूज से बना हुआ है जिसकी एवरेज एलिवेशन 1000 मीटर्स या फिर 1 किलोमीटर के आसपास है। इसी तरह गायना हाईलैंड्स अमेज़न और ओरोनिको रिवर के बीच में लोकेटेड है। ये एक हेवली फॉरेस्टेड हाईलैंड है जो सदर्न वेनेजुएला, फ्रेंच गियाना, गायना, नॉर्थ ब्राज़ील और कोलंबिया में फैला हुआ है। माउंटेन रेंजेस के बाद अब हम बात करते हैं अमेरिका में लोकेटेड प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल मिडिल में एक वास्ट प्लेन एरिया सिचुएटेड है जिसे द ग्रेट प्लेन्स भी कहते हैं। ये ग्रेट प्लेन अपनी फर्टिलिटी के लिए फेमस है और इसी वजह से इसे अमेरिका का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। ये प्लेन्स प्रेयरी और स्टेपीज ग्रासलैंड से बना हुआ है जो रॉकी माउंटेन्स के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स यूएस और कनाडा के कुछ प्रोविंसेस में फैला हुआ है और ये नॉर्थ अमेरिका का मोस्ट फर्टाइल टेरिटरी है। इस ग्रेट प्लेन्स में कई सारे रिवर्स जैसे रिवर मिसोरी, रियो ग्रांडे एटसेट्रा ओरिजिनेट और ड्रेन होती हैं। अब बात अगर साउथ अमेरिका के प्लेन्स की जाए तो यहाँ मोस्टली कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं। सी कोस्ट से लगे हुए लो लाइंग फ्लैट एरियाज को हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। साउथ अमेरिका की ये कोस्टल प्लेन्स ब्राज़ील के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर और वेस्ट में पैसिफिक ओशन के साथ पेरू और चिली के कोस्ट में पाए जाते हैं। ब्राज़ील के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं। इसी तरह पेरू और चिली के कोस्टल प्लेन्स भी एंडेस के रेन शेडो एरिया में लोकेटेड होने के कारण ड्राई ही होते हैं। साउथ अमेरिका का फेमस अटाकामा डिजर्ट इसी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में लोकेटेड है और ये डिजर्ट वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट ड्राईएस्ट रीजन में से एक है। वेजिटेशन की बात तो छोड़िए, ये रीजन इतना ड्राई है कि यहाँ फंजाई और बैक्टीरिया भी मुश्किल से ही पाए जाते हैं। इस रीजन में बस एक तरह का स्पेशल नेटिव डियर स्पीशीज पाई जाती है जिसे ह्यूमुल कहते हैं। प्लेन्स के बाद
अब हम बात करेंगे रिवर्स की और देखते हैं अमेरिका के कुछ मेजर रिवर्स के बारे में। रिवर्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ और साउथ दोनों ही अमेरिकाज में कई सारे वेल नोन रिवर्स फ्लो होते हैं, जिन्हें हम अभी एक एक करके देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट रिवर है रिवर मिसौरी, जो यूएस के मोंटाना स्टेट से ओरिजिनेट होकर 7 स्टेट से फ्लो होते हुए मिसिसिपी रिवर से मर्ज हो जाती है। यूएस का सबसे सुंदर नेशनल पार्क बैडलैंड्स नेशनल पार्क, नाम खराब है बट पार्क बहुत सुंदर है, इसी रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। ये रिवर नदर्न यूएस स्टेट्स के लिए लाइफलाइन का काम करती है। मिसौरी के बाद नॉर्थ अमेरिका का दूसरा लार्जेस्ट रिवर है रिवर मिसिसिपी। ये रिवर 2300 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती हुई यूएस के 10 स्टेट से होकर फ्लो करती है। ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स का मेजर सिटी न्यू ऑर्लियंस इसी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। नॉर्थ अमेरिका का थर्ड लार्जेस्ट रिवर है रियो ग्रांड, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1800 किलोमीटर के आसपास है। ये कॉन्टिनेंट के सदर्न साइड में लोकेटेड है और ये यूएस और मेक्सिको से होकर फ्लो करती हुई इनके बीच एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर भी क्रिएट करती है। नॉर्थ अमेरिका की फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है रिवर कोलोराडो, जो कि यूएस और मेक्सिको से होकर फ्लो होती है। यूएस के आइकॉनिक ग्रैंड कैनियन इसी रिवर द्वारा फॉर्म किया गया एक लैंडफॉर्म फीचर है। साउथ अमेरिका में लोकेटेड रिवर्स की बात करें तो यहाँ मेनली 3 रिवर बेसिन्स लोकेटेड हैं। पहला है अमेजन, दूसरा है ओरिनोको और तीसरा है पराना रिवर्स। हालांकि एंडिस माउंटेन्स की तरह ही अमेजन रिवर साउथ अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, और वैसे भी आप सबको पता है कि अमेजन रिवर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। अमेजन रिवर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के 6 कंट्रीज जो कि हैं ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और बोलीविया से होकर फ्लो होती है। इस रिवर की खास बात यह है कि ये रिवर सिर्फ एक स्ट्रीम में नहीं बहती, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम से मिलकर बनी हुई है, और इसी वजह से इसका ओरिजिन पॉइंट एक डिस्प्यूटेड इशू है। अमेजन रिवर के नाम पर ही यहाँ का लार्जेस्ट फॉरेस्ट का नाम अमेजन रेन फॉरेस्ट रखा गया है, जो कई सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में फैला हुआ है और जो इस कॉन्टिनेंट का करीब 40% एरिया ऑक्युपाई करता है। पराना रिवर्स अमेजन के बाद साउथ अमेरिका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। ये रिवर अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया और ब्राज़ील में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज की तरह काम करती है। पराना रिवर आगे चलकर प्रॉग रिवर से मर्ज हो जाती है और ये रिवर अटलांटिक ओशियन के रियो दे ला प्लाता एस्चुरी में ड्रेन होती है। ये एस्चुरी अर्जेंटीना और यूरुग्वे के बीच लोकेटेड है। अर्जेंटीना और यूरुग्वे के कैपिटल सिटीज भी इसी एस्चुरी में एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स में लोकेटेड है। ओरिनोको रिवर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की थर्ड मेजर रिवर है, जो अमेजन रिवर के नॉर्थ में फ्लो करती है। ये रिवर गायना हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होकर नदर्न ब्राज़ील और वेनेजुएला में एक जायंट आर्क बनाते हुए फ्लो करती है और फिर अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाती है। साउथ अमेरिका का वास्ट ग्रासलैंड बायोम, जिसे हम लानोस भी कहते हैं, इसी ओरिनोको रिवर बेसिन में लोकेटेड है। माउंटेन रेंजेस और रिवर्स के बाद चलिए अब हम बात करते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में लोकेटेड डिजर्ट्स के बारे में। डिजर्ट्स ऑफ अमेरिका। डिजर्ट्स की बात करें तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में हॉट और कोल्ड दोनों तरह के डिजर्ट्स पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में 4 मेजर डिजर्ट्स लोकेटेड हैं। कौन कौन से? पहला है द ग्रेट बेसिन डिजर्ट, दूसरा द सोनोरन डिजर्ट, तीसरा मोहावे डिजर्ट और चौथा चिहुआहुआन डिजर्ट। ये चारों डिजर्ट नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स के रैन शेडो रीजन में लोकेटेड हैं। साथ ही इन डिजर्ट की बाउंड्रीज की बात की जाए तो ये साउथ वेस्ट अमेरिका और मेक्सिको में फैले हुए हैं। ग्रेट बेसिन डिजर्ट नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट और नदर्न मोस्ट डिजर्ट है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाता और इस तरह से इस डिजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। नॉर्थ अमेरिका के दूसरे मेजर डिजर्ट यानी मोहावे डिजर्ट की यूनिक बात यह है कि यहाँ विंटर्स में बारिश होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से यहाँ भी वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाता और इस वजह से इस डिजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। सोनोरन डिजर्ट भी यूएस का एक हॉट डिजर्ट है। ये डिजर्ट कैलिफोर्निया स्टेट से लेकर मेक्सिको तक फैला हुआ है। यहाँ विंटर्स माइल्ड होती हैं, पर समर में यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्रीज के पार चला जाता है और भीषण गर्मी पड़ती है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में पड़ती है। यहाँ मोस्टली ट्रॉपिकल वेजिटेशन पाया जाता है। चिहुआहुआन डिजर्ट नॉर्थ अमेरिका की सदर्न मोस्ट कोल्ड डिजर्ट है।
इसका एलिवेशन दूसरे नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट से ज़्यादा होने के कारण ये डिजर्ट्स आर्कटिक से आ रही विंड्स को फेस करता है और इस वजह से यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब बात अगर साउथ अमेरिका में लोकेटेड डिजर्ट्स की करें तो यहाँ अटकामा डिजर्ट और पेटागोनियन डिजर्ट मेजर डिजर्ट्स हैं। अटकामा डिजर्ट साउथ अमेरिका के चिली में लोकेटेड है। आपको बता दें कि ये डिजर्ट वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और ड्राइएस्ट डिजर्ट है। ये डिजर्ट 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का एरिया कवर करता है। अटकामा डिजर्ट के फॉर्मेशन में इसके लोकेशन का बहुत बड़ा रोल है। दरअसल इसका फॉर्मेशन एंडीज माउंटेन के रेन शेडो रीजन में लोकेटेड होने की वजह से हुआ है। तो दूसरी ओर चिली के कोस्ट पर हैवी अपवेलिंग होने की वजह से यहाँ कोल्ड करंट्स फ्लो होती है, जिससे ये रीजन पूरे साल ड्राई रहता है। अटकामा डिजर्ट के बाद हम बात करेंगे पेंटागोनियन डिजर्ट का, जो अर्जेंटीना और चिली में लोकेटेड है। ये एक वास्ट कोल्ड डिजर्ट है जिसका एरिया 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका शेप ऑलमोस्ट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जैसा ही है। यहाँ स्टेपी वेजिटेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे पेंटागोनियन स्टेपी भी कहा जाता है। इसके वेस्ट में एंडिस और ईस्ट में अटलांटिक ओशन लोकेटेड हैं। डिजर्ट के बाद हम बात करेंगे अमेरिका के कुछ मेजर लेक्स और वाटर बॉडीज के बारे में। लेक्स एंड वाटर बॉडीज ऑफ अमेरिका। लेक्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स इस कॉन्टिनेंट के फेमस लेक्स हैं। ये ग्रेट लेक्स इस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड 5 फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जिसे हम लोग लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो के नाम से जानते हैं। जिसमें लेक सुपीरियर केवल इन 5 में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लेक सुपीरियर यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर लोकेटेड है। लेक सुपीरियर एरी से सेंट मैरिस रिवर के थ्रू कनेक्टेड है। इसकी एवरेज डेप्थ 150 फीट्स के आसपास है। लेक मिशिगन इन 5 लेक्स में 3rd लार्जेस्ट है और यही केवल एकमात्र ग्रेट लेक है जो पूरी तरह से यूएस के टेरिटरी में लोकेटेड है। लेक मिशिगन लेक ह्यूरॉन से स्ट्रेट्स ऑफ मैकिनाक के थ्रू कनेक्टेड है। लेक ह्यूरॉन ग्रेट लेक्स में 2nd लार्जेस्ट है। लेक सुपीरियर की तरह ही ये लेक भी यूएस कनाडा के बॉर्डर पर ही लोकेटेड है। ये लेक एरी से डिट्रॉयट रिवर के थ्रू कनेक्टेड है और यहाँ 30,000 से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स आइलैंड पर रहते हैं। लेक एरी ग्रेट लेक्स में 4th लार्जेस्ट है और वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये फिर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये लेक ओंटारियो से नियाग्रा रिवर के थ्रू कनेक्टेड है। अब बात करेंगे अपने आखिरी लेक ओंटारियो के बारे में। ये लेक ग्रेट लेक्स में सबसे छोटा और सबसे ईस्ट में लोकेटेड है। साथ ही ये वर्ल्ड का 14th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। नॉर्थ अमेरिका से ठीक उलट साउथ अमेरिका की ज्यादातर लेक्स एंडिस माउंटेन्स और इसके फुट हिल्स तक ही कन्फाइंड है। यहाँ लोकेटेड परमानेंट लेक्स की बात करें तो लेक टिटिकाका और लेक माराकाइबो साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक है। लेक टिटिकाका पेरू और बोलिविया के बीच लोकेटेड है। इस लेक की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 190 किलोमीटर्स है और विड्थ अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स है। वहीं लेक माराकाइबो एक ब्रैकिश लगून है जो नॉर्थ वेस्टर्न वेनेजुएला में लोकेटेड है। ये साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लगून भी है। ऑयल एंड गैस रिजर्व्स में रिच होने की वजह से इसे लेक ऑयल भी कहा जाता है। इसके अलावा लेक जुनीन और लेक सेराकोकोका साउथ अमेरिका के अदर इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो पेरू में लोकेटेड है। बात अगर लेक्स और दूसरे वाटर्स की हो रही है और हम इसमें अमेरिका के गल्फ्स की बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। गल्फ्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे वेल नोन गल्फ है गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये गल्फ यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है और स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के थ्रू अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है। गल्फ ऑफ मेक्सिको अप्रोक्सीमेटली 6000 स्क्वायर मील में फैला हुआ है। इसका शेप ना ओवल टाइप का है, ओवल शेप का है और इसकी एवरेज विड्थ 810 नॉटिकल माइल्स है। इसका फॉर्मेशन करीब 300 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स के कारण हुआ था और ये 3 देश यानी यूएस, मेक्सिको और क्यूबा के बीच में फैला हुआ है। गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन होने वाली रिवर्स में रियो ग्रेनाइड और मिसिसिपी कुछ मेजर रिवर्स हैं। इस गल्फ में लोकेटेड मेजर पोर्ट्स की बात करें तो मेक्सिको में वेराक्रूज और यूएस में न्यू ऑर्लियंस, गैल्वेस्टन, टैम्पा और पेनासकोला कुछ पोर्ट्स हैं जो कि इस गल्फ में ही लोकेटेड है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के बाद नॉर्थ अमेरिका का दूसरा मेजर गल्फ है गल्फ ऑफ अलास्का। इसका एरिया बहुत बड़ा है और ये गल्फ कॉर्डियक आइलैंड से लेकर अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो तक एक्सटेंडेड है। ये गल्फ दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स है जहां डीप वाटर कोरल्स की प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है
और इसी वजह से इस गल्फ को हैबिटेट एरिया ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का टैग दिया गया है। ये एक ऐसा गल्फ भी है जहां दो ओशंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ओशंस के वाटर मिक्स नहीं होते, अलग अलग कलर में आपको बहुत साफ दिखेंगे। नॉर्थ अमेरिका के ही वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये गल्फ पैसिफिक ओशन का एक मार्जिनल वाटर बॉडी है जिसे सी ऑफ कॉर्टिस या वर्मिलियन सी भी कहा जाता है। इस गल्फ की सबसे खास बात है इसकी लंबी कोस्ट लाइन। जी हाँ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का कोस्टल लेंथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ ड्रेन होने वाली रिवर्स में फुएटे, सोनालोआ, मायो और सोनोरा कुछ मेजर रिवर्स हैं। काफी डाइवर्स और प्रोडक्टिव होने की वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी दिया गया है। नॉर्थ अमेरिका के बाद अब हम बढ़ते हैं सेंट्रल अमेरिका की ओर, जहां कैरेबियन सी लोकेटेड है। कैरेबियन सी अपने गल्फ्स के लिए जाना जाता है। इसमें सबसे मेजर गल्फ है गल्फ ऑफ होंडुरास। इस गल्फ की फिजियोग्राफी काफी ज्यादा डाइवर्स है, जहां ओपन वाटर्स, ओशन करेंट्स, बैरियर बीचेस, सॉल्ट मार्शेस, सी ग्रास बेड्स, बैरियर रीफ्स, लगून्स एटसेट्रा पाए जाते हैं, और ये भी हाईली प्रोडक्टिव मैरीन इकोसिस्टम्स में से एक है। सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड एक दूसरा इंपॉर्टेंट गल्फ है गल्फ ऑफ पनामा। ये गल्फ 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके वाइडेस्ट पॉइंट की विड्थ 250 किलोमीटर्स है। गल्फ ऑफ पनामा कैरेबियन सी से पनामा कैनाल के थ्रू कनेक्टेड है। ये गल्फ दूसरे बहुत सारे छोटे छोटे गल्फ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सैन मिगुएल या परीटा गल्फ। गल्फ ऑफ पनामा में ही ना बहुत सारे मेजर पोर्ट्स भी लोकेटेड है, जैसे कि पनामा सिटी पोर्ट, ला पामा पोर्ट, चित्रे पोर्ट्स। मैंग्रोव्स इस गल्फ की सबसे मेजर वेजिटेशन है, जहां बहुत डाइवर्स बर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं, लेकिन पनामा कनाल के बनने से ये बर्ड स्पीशीज एक्सटेंशियल थ्रेट्स फेस कर रहे हैं। नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका का आखिरी इंपॉर्टेंट गल्फ है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये एक ऐसा गल्फ है ना जहां ओशन इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रोल प्ले करता है जितना इसमें ड्रेन हो रही रिवर्स। इसके जितनी भी रिवर्स है, बहुत सारे रिवर्स हैं, उनका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ रिवर्स है जैसे कि मिरामची, रोमेन, ये सब इतना ज़्यादा रिवर इसमें वाटर ड्रेन करता है कि लगभग 40,000 क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा पानी इसमें यही रिवर्स ड्रेन कर देती हैं। बहुत सारे छोटे बड़े बेस और स्ट्रेट्स भी इससे कनेक्टेड हैं। आपको बता दें कि साउथ अमेरिका की कोस्टल लाइंस फ्लैट होने की वजह से यहाँ कोई मेजर गल्फ नहीं पाया जाता है। लेक्स, गल्फ्स और दूसरे वाटर बॉडीज के बाद हम बात करते हैं अमेरिका के कुछ मेजर आइलैंड्स के बारे में। सबसे फेमस है इसमें से हवाईयन आइलैंड। ये आइलैंड्स 8 मेजर आइलैंड्स का एक आर्चिपेलागो है जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। यूएस मेन लैंड से इसकी दूरी 4200 किलोमीटर है। इस आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि इस आइलैंड की डिस्कवरी फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक द्वारा 1778 में किया गया था, जिन्होंने इनिशियली इन आइलैंड्स का नाम सैंडविच आइलैंड्स रखा था, लेकिन फिर बाद में इसका नाम बदलकर हवाईयन आइलैंड कर दिया गया। यहाँ के टॉलेस्ट माउंटेन का नाम मौना किया है। आज ये आइलैंड्स अपनी सीनिक ब्यूटी के कारण वर्ल्ड के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल है। हवाईयन आइलैंड्स के बाद हम बात करते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आइलैंड के बारे में, जो कि कैरेबियन सी में लोकेटेड है। वैसे तो देखो, कैरेबियन सी में बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड्स लोकेटेड हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं आइलैंड्स को देखेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़े इंपॉर्टेंट है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आइलैंड एक सोवरेन कंट्री है। ट्रिनिडाड और टोबैगो आइलैंड वेस्ट इंडीज का ही पार्ट है और कैरेबियन आइलैंड में सबसे साउथ में लोकेटेड है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन इंडियंस की है और इसी वजह से यहाँ के कल्चर पर एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखा गया है। ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत सारे इंडियन लेबर्स को इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम के अंदर यहाँ शुगर केन फार्मिंग के लिए लाया गया था, जो बाद में फिर यहीं बस गए। हवाईयन आइलैंड्स के बाद अब हम बात करेंगे गैलापागोस आइलैंड की, जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये आइलैंड फिलहाल अभी इक्वाडोर का एक प्रोविंस है। इस आइलैंड आर्चिपेलागो में करीब 40 से भी ज्यादा वोल्केनिक आइलैंड्स लोकेटेड है। इस आइलैंड के बारे में ना आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पता है? वो एक्चुअल में उनको ये थ्योरी का आइडिया इसी आइलैंड पर मिला था। असल में इस आइलैंड के एनिमल्स और वेजिटेशंस को ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें इवोल्यूशन रिलेटेड आइडियाज स्ट्राइक करने लगा और उन्होंने इसके बारे में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं फाकलैंड आइलैंड्स के बारे में। ये आइलैंड्स साउथ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है और इसकी अर्जेंटीना से दूरी मात्र 1500 किलोमीटर है। अगर आप इस आइलैंड को गौर से देखें
तो आपको इसके दो पार्ट्स दिखेंगे, एक ईस्ट फाकलैंड और दूसरा वेस्ट फाकलैंड्स। आपको यहाँ बता दें कि अर्जेंटीना से काफ़ी करीब लोकेटेड होने के बावजूद इस पर अर्जेंटीना का कोई राइट नहीं है, बल्कि ये आइलैंड्स को एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। हालांकि इस पर ओनरशिप को लेकर अर्जेंटीना और ग्रेट ब्रिटेन 1982 में आपस में एक दूसरे से भिड़ भी चुके हैं, जिसमें ब्रिटिश विनर हुए थे, और तब से लेकर आज तक इस आइलैंड पर ब्रिटेन के राइट्स हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखा, और अब हम रुक करते हैं वर्ल्ड के उस कॉन्टिनेंट की ओर जहाँ से ह्यूमंस यानी कि होमोसेपियंस की शुरुआत हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के बारे में। ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले बात करते हैं इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की। दोस्तों, अफ्रीका वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों लाइंस पास होती हैं। इतना ही नहीं, इस कॉन्टिनेंट से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी पास होता है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपने इक्वेटर से इंटरसेक्ट करता है गल्फ ऑफ गिनिया में। ये इंटरसेक्शन पॉइंट वेस्ट अफ्रीका की कोस्ट से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नॉर्थ में आप देखोगे कि ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये कॉन्टिनेंट, और उधर साइड में देखो वो रहा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। इसके थ्रू ही वो यूरोपियन कंट्री से बिल्कुल अलग होता है। वहीं वेस्ट और साउथ वेस्ट में इसको अटलांटिक ओशियन ने घेरा हुआ है। इसके साथ ही इधर देखो आप, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और सेनाई पेनिनसुला नॉर्थ ईस्ट में इसे एशिया से अलग करते हैं। बात अगर साउथ ईस्ट की जाए तो इसके साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन लोकेटेड है। इसके फर्दर स्टडी के लिए अफ्रीका को हम लोगों ने 5 मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया है, जिसमें से ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ अफ्रीका, फिर इधर साइड में आपका वेस्ट अफ्रीका, नीचे सदर्न अफ्रीका, और बिल्कुल बीच में सेंट्रल अफ्रीका, और एक इधर नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका शामिल है। इन सभी रीजन्स में कुल मिला के 54 सोवरेन कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें 6 आइलैंड नेशंस भी हैं। इसके अलावा इक्वेटर इस पूरे कॉन्टिनेंट को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, और इसमें यहां पर इस कॉन्टिनेंट में 8 मेजर फिजिकल रीजन्स भी पाए जाते हैं, जो कि हैं सहारा, साहेल, इथियोपियन हाईलैंड्स, सवाना, स्वाहिली कोस्ट, अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स और सदर्न अफ्रीका। इन सभी क्लासिफिकेशंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रीजनल डिविजन्स ऑफ अफ्रीका। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अफ्रीका को हम लोग 5 मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें अगर बात करें नदर्न अफ्रीका की, इसमें नदर्न अफ्रीका में मोरक्को से लेकर उसके बाद अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और इसके साथ साथ इसके नीचे सूडान तक एक्सटेंडेड है। इसी रीजन में ना कुछ आइलैंड भी शामिल है, जैसे कि आप बिल्कुल उधर वेस्ट साइड में देखोगे तो कैनरी आइलैंड, सेंटा क्रूज, क्यूटा, मेडेरा, मेलीला, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये ऊपर के अगर आपको कंट्रीज याद करने ना, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा निमोनिक्स है, मतलब कि मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, है ना, इजी। सेकेंड डिवीजन है इसके जस्ट इधर आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे हम लोग अफ्रीका का हॉर्न यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका अरेबियन सी में ये 100 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा स्ट्रेच है, और इसको आप देखो गल्फ ऑफ एडन के साउथ में ये लाई करता है। ये बात समझ में आ गई। अब इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज शामिल है। इसको आप लोग सीड SEED से याद कर सकते हो। कौन कौन से? सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। दोस्तों, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का थर्ड हिस्सा है, जिसको हम लोग ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन बोल रहे हैं। ये ईस्टर्न अफ्रीका में आप देखो यहां पर रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बिल्कुल साउथ से लेके ये नीचे मोजाम्बिक तक इसको फैलाव हम देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है देखो, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, नीचे बिल्कुल मोजाम्बिक और इसके बगल में जिम्बाब्वे। इसके साथ साथ इसी में कुछ आइलैंड नेशंस भी। आप थोड़ा ईस्टर्न साइड में देखना, यहां पर है कोमोरोस, इसके नीचे एक बड़ा सा आइलैंड मेडागास्कर, और इंडियन आइलैंड्स में आप देखोगे बिल्कुल ऊपर ये सेशल्स, इसके नीचे मॉरिशस और इसके जस्ट नीचे रीयूनियन आइलैंड जैसे कंट्रीज भी शामिल हैं। ईस्टर्न अफ्रीका के बाद फोर्थ रीजनल पार्ट है इसका बिल्कुल सेंटर वाला अफ्रीका, इसको हम लोग सेंट्रल अफ्रीका बोलते हैं। सेंट्रल अफ्रीका एक लार्ज एरिया है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल मिडिल में सिचुएटेड है, जैसा नाम भी बता रहा है। सेंट्रल अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं देखना, यहां पर चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनिया बिल्कुल छोटा सा, गैबन,
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके जस्ट बगल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर अंगोला, फिर उधर देखना दो छोटे छोटे आइलैंड्स, एक साउटोम और प्रिंसिप, ऐसी कंट्रीज शामिल है। रीजनल क्लासिफिकेशंस में लास्ट है ये सदर्न एरिया वाला रीजन, जिसको हम लोग सदर्न अफ्रीका बोलते हैं। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का आपको दिख रहा होगा सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है, यहां पर देखो, ये रहा नामीबिया, उसके बगल में बोत्सवाना, फिर नीचे ये साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के अंदर एक लैंडलॉक्ड नेशन है, मतलब एक पूरी कंट्री है, उसके अंदर एक छोटा सा कंट्री और है, आप देख रहे हो लेसोथो। और एक और ही ऐसा लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वाजीलैंड। ये मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। ये सारी कंट्रीज जो हैं इस सदर्न अफ्रीका में कवर होती हैं। तो ये तो बात हो गई अफ्रीका के रीजनल क्लासिफिकेशन की। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम लोग फिजियोग्राफी के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम अफ्रीका के इसी फिजिकल डिवीजन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका को फिजियोग्राफी के बेसिस पर टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है ये सहारा रीजन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में लोकेटेड ये सबसे पहला फिजियोग्राफिक जोन है, सहारा रीजन। 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला सहारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है। साइज में ब्राजील जितना बड़ा ये कॉन्टिनेंट का 25% एरिया कवर करता है। साथ ही हमें सहारा में बहुत से डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अर्ग्स, रेग्स, हमदास और ओएसिस शामिल है। अर्ग्स की बात करें तो अर्ग सहारा का 20% एरिया कवर करता है। दरअसल ये एक तरह का सैंड ड्यून्स है जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक एरियाज में स्प्रेड होता है, जिनकी हाइट लगभग 300 मीटर तक पाई जाती है। अर्ग्स अल्जीरिया और लीबिया के मोस्ट पार्ट्स को कवर करने के साथ साथ माली और नाइजीरिया के कुछ पार्ट्स को भी कवर करता है। अर्ग्स में लार्ज क्वांटिटी में सॉल्ट पाया जाता है, जिसको इंडस्ट्रियल और एडिबल यूज के लिए सेल भी किया जाता है। वहीं रेक्स सैंड और ग्रेवल के प्लेन्स हैं जो सहारा रीजन में 70% एरिया को कवर करते हैं। इसके ग्रेवल्स रेड कलर के हो सकते हैं, व्हाइट कलर या फिर ब्लैक कलर के होते हैं। दरअसल ये रेग्स प्री हिस्टोरिक सी बेड और रिवर बेड्स के रिमेन्स हैं। अगर बात करें हमदास की, तो हमदास रॉक और स्टोन्स के एलिवेटेड प्लेट्यूज हैं जिनकी हाइट लगभग 11,000 फीट तक होती है, और जहां से ये सैंड पूरी तरह से रिमूव हो चुकी होती है। मतलब आपको इसमें बिल्कुल इरोडेड सॉइल जैसा कुछ दिखेगा, कंकड़ पत्थर जैसे दिखेंगे। ये हमदास पाए कहां जाते हैं, आप देखो यहां पर मोरक्को से लेके ना ट्यूनीशिया तक स्प्रेड, मोरक्को से ट्यूनीशिया तक स्प्रेड। यहां पर एक एटलस माउंटेन है, सबको पता ही होगा, हम लोग पूरी अपनी किताब पढ़ते हैं इसी माउंटेन के नाम पर। तो इसके साथ साथ यहां पर सदर्न लीबिया वाला रीजन और नदर्न चैड, ये सब भी, और नदर्न चैड का एक तिब्बती माउंटेन है। इन सभी जगह पर हम लोग को हमदास का एक्सटेंसिव फॉर्म देखने को मिल सकता है। वहीं ओएसिस की बात करें तो ओएसिस हम लोगों ने पढ़ा होगा कि डिजर्ट के बीच स्प्रिंग्स, वेल या इरिगेशन सिस्टम की फॉर्म में पाए जाने वाला वाटर हब है। सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगेगा, बट डिजर्ट के बीच में ये पाए जाते हैं, जहां सहारा की 75% पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रहने के लिए पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। अब बात करते हैं अफ्रीका के साहेल रीजन के बारे में। साहेल रीजन, साहेल सेमी एरिड लैंड मास का एक नैरो बैंड है जो नॉर्थ में सहारा और साउथ में सवानास के बीच में ट्रांजिशन जोन की तरह एग्जिस्ट करता है। साहेल फ्लैट बैरन प्लेन्स है जो अफ्रीका में सेनेगल से सूडान तक अप्रोक्सीमेटली 5400 किलोमीटर में स्प्रेडेड है। साहेल रीजन में ही अफ्रीका की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर नाइगर फ्लो करती है। नाइगर एक फर्टाइल डेल्टा फॉर्म करती है जो यहां की एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन साहेल की फर्टाइल लैंड्स ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण रैपिडली डिजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। अब बात करते हैं इथियोपियन हाईलैंड्स रीजन के बारे में। इथियोपियन हाईलैंड्स रीजन, दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का थर्ड फिजिकल रीजन है इथियोपियन हाईलैंड्स। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि इथियोपियन हाईलैंड्स का राइज आज से करीब 75 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था, जब अर्थ की मैंटल से निकले मैग्मा ने यहां की एंशिएंट रॉक डोम को अपलिफ्ट किया था। यही डोम बाद में अफ्रीका की कॉन्टिनेंट क्रस्ट के स्प्लिट होने से स्प्लिट हो गई और अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। प्रेजेंट में यह वैली इथियोपियन हाईलैंड्स को साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में कट करती है। अफ्रीका की 80%
हाई माउंटेन रेंजेस यूथोपियन हाईलैंड्स में ही पाए जाते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं सवाना रीजन की ओर। सवाना रीजन, ये सवाना रीजन एक्चुअल में और कुछ नहीं है बल्कि ग्रासलैंड्स होते हैं, अफ्रीका का ग्रासलैंड जिसको हम लोग सवाना के नाम से जानते हैं। ये यहाँ का एक रिमार्केबल फिजिकल फीचर है। सवाना अफ्रीका के ऑलमोस्ट 50% एरिया को कवर करता है। ये ग्रासलैंड प्रीडोमिनेंटली सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। सहारा और साहिल के साउथ में यहां से शुरू होकर यह ग्रासलैंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सदर्न टिप तक स्प्रेड होता है। सवाना के कई रीजन्स में सेरेंगेटी रीजन मोस्ट वेल नोन रीजन है। सवाना के साथ साथ यहां पर एक और वर्ड बहुत फेमस है, सेरेंगेटी। इस रीजन को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सेरेंगेटी रीजन एक्चुअल में और कुछ नहीं बल्कि इस सवाना रीजन में ही 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक स्ट्रेच्ड प्लेन है, जो कि केनिया के मसाई मारा रिजर्व से लेकर तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क तक फैला हुआ है। यह रीजन पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले टोटल मैमल पॉपुलेशन का लार्जेस्ट शेयर होल्ड करता है। लायंस, हाइनास, जेब्रास, जिराफ और एलिफेंट्स यहां के रीजन को डोमिनेट करते हैं। इंटरेस्टिंगली हर साल यहां अराउंड 1 मिलियन वाइल्ड बीस्ट का सीजनल माइग्रेशन देखने को मिलता है, जो रेन पैटर्न को फॉलो करते हुए सेरेंगेटी प्लेन में सर्कुलर मोशन करते हैं, जिसे द ग्रेट माइग्रेशन ऑन अर्थ भी कहा जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का फिफ्थ फिजियोग्राफिक रीजन है स्वाहिली कोस्ट। स्वाहिली कोस्ट रीजन, स्वाहिली कोस्ट ये 1610 किलोमीटर का ये कोस्टल स्ट्रेच है। ये स्टार्ट होता है आपके सोमालिया से लेकर नीचे मोजाम्बिक तक। इस कोस्ट के नियर बाई पाए जाने वाले कोरल रीफ्स और बैरियर आइलैंड्स इस कोस्ट को सिवियर वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं। इस सैंडी कोस्ट में एनिमल लाइफ का ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को नहीं मिलता है और यहां मैंग्रोव फॉरेस्ट यहां की मोस्ट कॉमन वेजिटेशन है। स्वाहिली के बाद नेक्स्ट रीजन है अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट का। रेन फॉरेस्ट रीजन, अफ्रीका के ज्यादातर रेन फॉरेस्ट डेवलपमेंटल प्रोसेस, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। प्रेजेंट में रेन फॉरेस्ट का 80% कॉन्सेंट्रेशन कॉन्गो रिवर बेसिन के साथ सेंट्रल अफ्रीका में लिमिटेड है। अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट अपनी रिच एनिमल लाइफ और डाइवर्स प्लांट कम्युनिटी के लिए जाने जाते हैं। यहां अभी तक 8000 प्लांट स्पीशीज को डॉक्यूमेंट किया जा चुका है, जो कि इस पूरे रेन फॉरेस्ट का मुश्किल से 10% हिस्सा ही है। रेन फॉरेस्ट के अलावा अफ्रीका का अगला फिजियोग्राफिक रीजन है अफ्रीका के ग्रेट लेक्स। अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन, अफ्रीका में लोकेटेड ये ग्रेट लेक्स अफ्रीका के ये 9 कंट्रीज में स्ट्रेच्ड हैं। जो आप देखोगे ना कि ये ग्रेट रिफ्ट वैली वाला पार्ट था, इसी के आसपास ही सिचुएटेड है। जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अरेबियन पेनिनसुला से सेपरेट हुआ तो अर्थ की सरफेस पर लार्ज और डीप क्रैक्स अपीयर हुए, जिसमें बाद में वाटर फिल होने से इन लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। कुल मिलाकर इस जियोलॉजिकल प्रोसेस से 7 मेजर अफ्रीकन ग्रेट लेक्स का फॉर्मेशन होता है। लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किवू, लेक मालावी, लेक टांगनिका, लेक तुर्काना और लेक विक्टोरिया। इन सब में से लेक विक्टोरिया अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है। जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, यहां देखो आप, नाइल है ना, इसका सदर्न सोर्स भी है। अफ्रीकन ग्रेट लेक रीजन डाइवर्स एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल लाइफ से भरा पड़ा है और ये अफ्रीका की इकोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अफ्रीका के अंतिम फिजियोग्राफिक रीजन की ओर, जो है सदर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका रीजन। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इस रीजन में कापवाल क्रैटन का डोमिनेशन देखने को मिलता है। कापवाल क्रैटन एक बेड रॉक शेल्फ है जो 2.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। सदर्न अफ्रीका के इस रॉकी रीजन में प्लेट्यूज और माउंटेन्स जैसे कि ड्रैकेंसबर्ग रेंज लोकेटेड है। इसके साथ ही सदर्न अफ्रीका अफ्रीका के वेल नोन मिनरल रिजर्व का भी हॉटस्पॉट है। तो अभी तक हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेरियस क्लासिफिकेशंस को देखा, लेकिन अब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखेंगे। ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ज्योग्राफिकल फीचर्स में प्लेट्यूज, कोल्ड माउंटेन्स, डिजर्ट्स और रिवर्स जैसे डोमिनेंट फीचर्स शामिल हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक वास्ट रीजन अपने सॉसर शेप्ड स्टीप एजेस प्लेट्यूज के लिए फेमस है, जो कोस्ट की तरफ फेस किए हुए है। और ये प्लेट्यू रीजन गिनिया कोस्ट से
सोमालीलैंड और नॉर्थ सहारा से केप प्रोविंस तक एक्सटेंड करता है। इनको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू, दूसरा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू और तीसरा यूथोपियन हाईलैंड्स। साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू अपने चारों तरफ हाई ग्राउंड से बाउंडेड है, जो कोस्ट के पास स्टीपली फॉल करता है। साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू से कनेक्टेड है। वहीं ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू एवरेज एलिवेशन में साउथ प्लेट्यू से बड़ा है और यह अपने डिस्टिंक्ट फीचर के लिए भी जाना जाता है। यह अपने रेंजेस, टेबल लैंड्स और डिप्रेशंस के लिए जाना जाता है। वहीं थर्ड डिवीजन यानी यूथोपियन हाईलैंड्स अफ्रीका के एलिवेटेड हायर रीजन है, जो इस कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस हायर एल्टीट्यूड का एरिया फॉर्म करते हैं। इन तीनों ग्रुप्स के प्लेट्यूज को नॉर्थ टू साउथ अगर लोकेट किया जाए तो सबसे नॉर्थ में अहगर प्लेट्यू, उसके बाद एनएडी प्लेट्यू, उसके साउथ में जोस प्लेट्यू और इसके ईस्ट में यूथोपियन हाईलैंड्स लोकेटेड है। यूथोपियन हाईलैंड से साउथ की तरफ जाने पर ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, बीहे प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू, अंगोला प्लेट्यू और सबसे साउथ में ड्रैकेंसबर्ग प्लेट्यू सिचुएटेड है। प्लेट्यूज के बाद अब हम बात करते हैं अफ्रीका के माउंटेन्स के बारे में। प्लेट्यूज के अलावा अफ्रीका अपने न्यूली फॉर्म्ड फोल्ड माउंटेन्स के लिए भी फेमस है, जिनमें सबसे ऊपर एटलस माउंटेन्स, रिवेंजोरी माउंटेन्स, माउंट एल्गन, टिबेस्टी माउंटेन, अहगर माउंटेन्स, माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो मेजर माउंटेन्स है। एटलस माउंटेन। एटलस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। आप यहां पर देखना मोरक्को, अल्जेरिया और ट्यूनीशिया, यहां पर ये ऐसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगभग 2400 किलोमीटर तक स्ट्रेच्ड है। इस रेंज को 3 सब रेंजेस में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ टू साउथ ये मिडिल एटलस, हाई एटलस और एंटी एटलस में डिवाइड किए गए हैं। एटलस माउंटेन्स मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन के एक्सटेंसिव कोस्ट और सहारा डिजर्ट के बीच एक फिजिकल सेपरेटर का भी काम करता है। इसी तरह एटलस के साउथ में सदर्न अल्जेरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास अहगर माउंटेन सिचुएटेड है। यह माउंटेन वोल्केनिक फॉर्मेशन है जो वोल्केनो के इरप्शन से फॉर्म हुआ है। इस माउंटेन को होग्गर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सेंट्रल सहारा का एक हाईलैंड रीजन है। अल्जेरिया की ईस्ट तरफ जाने पर हमें तिबेस्ती माउंटेन देखने को मिलते हैं। तिबेस्ती माउंटेन मेनली चाड के नदर्न पार्ट में सिचुएटेड है और इनका स्प्रेड नदर्न लाइगर और लीबिया के सदर्न बॉर्डर तक पाया जाता है। ये माउंटेन भी वोल्केनो के इरप्शन से ही फॉर्म हुए हैं। अफ्रीका के मिडिल में 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रिवेंजोरी और माउंट एल्गन लोकेटेड है। रिवेंजोरी माउंटेन्स, ये माउंटेन्स 240 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्ट्रेच करते हुए युगांडा और कॉन्गो में फैले हुए हैं। इन माउंटेन्स को माउंटेन ऑफ मून भी कहते हैं। माउंट स्टैनली की मार्गरेटा पीक यहां की हाईएस्ट पीक है। इसके साथ ही चलते हैं माउंट एल्गन की ओर। माउंट एल्गन एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो माउंटेन है जो युगांडा केनिया बॉर्डर पर लेक विक्टोरिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। इसके अलावा केनिया में सिचुएटेड माउंट केनिया अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो के बाद सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है। यह माउंटेन सेंट्रल केनिया में इक्वेटर के ठीक साउथ में लोकेटेड है। वहीं अफ्रीका के हाईएस्ट माउंटेन माउंट किलिमंजारो तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। ये वर्ल्ड के टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन्स हैं जो 4600 मीटर तक राइज होते हैं। ये एक इनएक्टिव स्ट्रैटोवोल्केनो है जिसमें 3 वोल्केनिक कोन्स कीबो, मोविन्सी और शीरा मौजूद है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा अगर कोई फिजियोग्राफिक फीचर डोमिनेंट है तो वो है डिजर्ट, द डिजर्ट्स। दोस्तों अफ्रीका मेनली अपने डिजर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहां वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिजर्ट पाए जाते हैं जो यहां की वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ और क्लाइमेट में मेजर रोल प्ले करते हैं। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो इसमें हमें सबसे ऊपर सहारा डिजर्ट, नूबियन डिजर्ट, नामीब डिजर्ट और सबसे साउथ में कालाहारी डिजर्ट के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म देखने को मिलता है। सहारा डिजर्ट, सहारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है जो इंटायरली नॉर्थ अफ्रीका में अप्रोक्सीमेटली 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेडेड है। इस डिजर्ट को अगर हम लोग कंट्रीज के रेस्पेक्ट में देखें वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहां क्या क्या कंट्रीज मिलेंगी आपको? मोरक्को, मॉरिशियाना, अल्जेरिया, माली, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइगर, चैड, इजिप्ट, सूडान और एरिट्रिया जैसे कंट्रीज आती हैं।
ये डिजर्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन की वजह से फॉर्म हुआ था और यहां टौरेग ट्राइब्स पाई जाती हैं। नूबियन डिजर्ट, नूबियन डिजर्ट सहारा डिजर्ट का ईस्टर्न रीजन है जो नाइल रिवर और रेड सी के बीच में लोकेटेड है। यहां रेनफॉल ना के बराबर होता है और ये डिजर्ट इजिप्ट में लोकेटेड है। ये एक रॉकी डिजर्ट है जो नाइल रिवर के थ्रू लिबियन डिजर्ट से सेपरेटेड है। नूबियन डिजर्ट के बाद अफ्रीका के साउथ में वेस्ट बॉर्डर पर नामीब डिजर्ट लोकेटेड है। नामीब डिजर्ट, नामीब सदर्न अफ्रीका में लोकेटेड कूल कोस्टल डिजर्ट है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह डिजर्ट 55 मिलियन ईयर्स पुराना है और इसी वजह से इसे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डिजर्ट भी माना जाता है। इस डिजर्ट का फॉर्मेशन एक तो ऑफशोर ट्रेड विंड्स और दूसरा यहां पर फ्लो होने वाली बेंगुएला कोल्ड करंट की वजह से हुआ है। इस सैंडी डिजर्ट में हॉटेंटोट्स ट्राइब का हैबिटेट है। यह डिजर्ट मेनली नामीबिया में ही लोकेटेड है, जैसा नाम से भी पता चल रहा है। इस डिजर्ट के हाई सैंड ड्यून्स और डिजर्ट्स के ओशियन से मिलने वाले कोस्ट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड हैं, जो कि एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट अफ्रीका के साउथ वेस्ट शोर में नामीब डिजर्ट के साथ लाई करता है। यह डिजर्ट अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है और अंगोला, जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे जैसे कंट्रीज में स्प्रेड है। यह डिजर्ट डायमंड माइनिंग के लिए पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। इस स्टोनी रॉकी डिजर्ट का फॉर्मेशन रैन शैडो इफेक्ट की वजह से हुआ है और यहां अफ्रीका का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइबल ग्रुप बुशमैन ट्राइब निवास करते हैं। ड्रेनेज, दोस्तों माउंटेन्स और डिजर्ट के बाद बात अगर अफ्रीका के ड्रेनेज सिस्टम की जाए तो इसमें नाइल, कॉन्गो, नाइगर और जंबेजी रिवर यहां की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं। रिवर नाइल, नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है जो लेक विक्टोरिया और रुवेंजुरी माउंटेन्स के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से कई सारे स्ट्रीम्स के फॉर्म में ओरिजिनेट होती है। ये नदर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आगे चलकर लेक एल्बर्ट से मिलती है और इसके बाद हम लोग इसे व्हाइट नाइल के नाम से जानते हैं। व्हाइट नाइल के बाद यहां पर देखना आप, यूथोपियन हाईलैंड्स में एक लेक ताना है। यहां से ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है और ये व्हाइट नाइल से खार्तूम में मिलती है और इसके बाद इस रिवर को हम लोग नाइल रिवर के नाम से जानते हैं और फिर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। नाइल रिवर सहारा डिजर्ट और इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन हो जाती है। नाइल रिवर का इजिप्ट के इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है और इसी वजह से हम इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल बोलते हैं, क्योंकि इसकी नाइल रिवर की वजह से ही ये इजिप्ट इतना फ्लरिश करता है। नाइल अपने बेसिन में कॉटन कल्टीवेशन, इरिगेशन और हाइड्रो पावर के लिए जानी जाती है, जो इसे अफ्रीका की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम बनाता है। कायरो, गीजा, खार्तूम ऐसी सिटीज इस रिवर बैंक पर ही सिचुएटेड है। नाइल के बाद अफ्रीका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है रिवर कॉन्गो। रिवर कॉन्गो या फिर जायर कॉन्गो या फिर जायर, ये तीनों ही नाम इस रिवर के हैं और इसका ओरिजिन कटंगा प्लेट्यू से होता है। ये रिवर लेक टांगनिका के साउथ वेस्ट में ओरिजिनेट होती है और अटलांटिक ओशन में मर्ज हो जाती है। जायर बेसिन अर्थ का वेटेस्ट रीजन है जो कि डेंस इम्पेनेट्रेबल फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। यहां अफ्रीका की पिग्मी ट्राइब्स का हैबिटेट है और ये रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली पीसीएस में पूछे जा सकते हैं आपसे। इन दोनों के अलावा रिवर नाइगर अफ्रीका की थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है। रिवर नाइगर, यह वेस्ट अफ्रीका की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका ओरिजिन गिनिया में ओशन के नजदीक फाउंट डिलो माउंटेन से होता है, लेकिन यह रिवर नॉर्थ में फ्लो होते हुए साउथ को टर्न करती है और एक वाइड आर्क का फॉर्मेशन करती है और फाइनली गल्फ ऑफ गिनिया में अटलांटिक ओशन में मर्ज हो जाती है। वहीं अफ्रीका की फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर रिवर जैम्बेजी इंडियन ओशन में फ्लो होने वाली अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसका राइज जाम्बिया में होता है और यह रिवर नामीबिया, अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे से होते हुए इंडियन ओशन में मर्ज हो जाता है। इस रिवर का मोस्ट नोटेड फीचर है यहां का विक्टोरिया फॉल्स, जो कि यहां की एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। दोस्तों, अफ्रीका अपनी बायोडायवर्सिटी और रिच नेचुरल रिसोर्सेस के लिए जाना जाता है, जिसे क्लाइमेट चेंज, करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल अनरेस्ट कॉन्टिन्यूअसली चैलेंज कर रहा है।
अफ्रीका की ह्यूज इनइक्वालिटी गैप की वजह से यहाँ की मेजॉरिटी डिप्रेस क्लास को पावरफुल क्लास ने एक्सप्लॉइट किया है, जिसे कुछ लोगों द्वारा रिसोर्सेस कर्स ऑन अफ्रीका भी कहा जाता है। ग्लोबल एफर्ट्स और अफ्रीकन नेशन का कोऑर्डिनेटेड अप्रोच यहाँ की बायोडायवर्सिटी और पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि अफ्रीका की बिगड़ती हालत पर वर्ल्ड कम्युनिटी की नज़र जरूर से जाएगी और वहाँ की हालत बहुत ही जल्द सुधार लिए जाएंगे। खैर, अफ्रीका के बाद हम चलते हैं वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट यानी यूरोप की ओर। आज का एक यक्ष प्रश्न है, व्हाट इज यूरोप? दोस्तों, सुनने में तो ये रिलेटिवली बहुत इजी लगता है, लेकिन अगर मैप में देखें तो ये पता ही नहीं लगता है कि ये 44 सोवरेन कंट्रीज वाले यूरोप की बाउंड्री आखिर कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में रशिया का कुछ लोकेशन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा ही है। रशिया के वेस्टर्न पोर्शन, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे सिटीज भी शामिल हैं, यूरोप का पार्ट माना जाता है, और वहीं रशिया के ईस्टर्न पार्ट को एशिया में इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब रशिया 2 कॉन्टिनेंट्स यूरोप और रशिया में स्प्रेडेड है। आइए अब यूरोप की ग्लोब पर लोकेशन और इसकी बाउंड्रीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि ये सब क्लैरिटीज हमें बहुत अच्छे से हो जाए। लोकेशन एंड बाउंड्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप नदर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट जोन में लाई करता है। ईस्ट में ये एशिया से यूरल माउंटेन, कैस्पियन सी, कॉकशस माउंटेन और ब्लैक सी के थ्रू सेपरेटेड है। वहीं साउथ में ये कॉन्टिनेंट मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर्ड है। साउथ वेस्ट की बात करें तो यूरोप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू अफ्रीका से सेपरेट होता है। वहीं वेस्ट में अटलांटिक ओशन यूरोप की बाउंड्री को मार्क करता है। यूरोप के नॉर्थ बाउंड्री की बात करें ना, तो ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है। इतनी बात तो हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंटरेस्टिंगली, यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास भी कहा जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि पेनिनसुला ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो। तो इंडियन पेनिनसुला आपको याद होगा, कहते हैं ना हम लोग, सिमिलर रीजन के कारण। और यूरोप में आपको ऐसे बहुत से पेनिनसुला देखने को मिलेंगे। आइबेरियन पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलास यूरोप के कुछ बेस्ट नोन पेनिनसुलास में से एक है। यूरोप खुद भी यूरेशियन सुपर कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पेनिनसुला है, जो अपने नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, वेस्ट में अटलांटिक ओशन और साउथ में मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी से बॉर्डर्ड है। लोकेशन के बाद आइए अब एक नजर डालते हैं यूरोप के फिजियोग्राफी पर। फिजिकल रीजन्स ऑफ यूरोप। यूरोप को हम 4 मेजर फिजिकल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वेस्टर्न अपलैंड, दूसरा नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, तीसरा सेंट्रल अपलैंड और चौथा अल्पाइन माउंटेन्स। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न अपलैंड्स की। वेस्टर्न अपलैंड, जिसे नदर्न हाईलैंड भी कहा जाता है, यूरोप के वेस्टर्न एज को एक कर्व में कवर करता है, जिसमें शामिल है स्कैंडिनेविया, फिनलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस के ब्रिटेनी रीजन, स्पेन और पोर्टुगल। यहाँ हम आपको बता दें कि स्कैंडिनेविया कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ कंट्री है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल है। वेस्टर्न अपलैंड की जियोलॉजी की बात करें तो ये हार्ड एंशिएंट रॉक से फॉर्म हुआ है, जिसे ग्लेशिएशन के द्वारा शेप किया गया है। वेस्टर्न अपलैंड्स के बाद बात करते हैं यूरोप के दूसरे फिजियोग्राफिक रीजन यानी नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स के बारे में। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन सदर्न यूनाइटेड किंगडम से लेकर ईस्ट में रशिया तक एक्सटेंडेड है। इन प्लेन्स में फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स और बेलारूस कंट्रीज के पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। दोस्तों, स्कैंडिनेविया की तरह ही बाल्टिक स्टेट्स भी यूरोप के कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया शामिल है। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स यूरोप के लगभग आधे पार्ट में स्प्रेडेड है और इनका एलिवेशन लगभग 150 फीट के आसपास रहता है। इन प्लेन्स से होकर राइन रिवर, वेसर रिवर, एल्बे रिवर, ओडर और विस्तुला जैसी रिवर्स फ्लो होती हैं, जो यहाँ की एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन और ट्रैवल के लिए वाइटल हैं। और यही रीज़न है कि नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स यूरोप का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होता है। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स के ठीक साउथ में यूरोप का 3rd ज्योग्राफिकल रीजन यानी सेंट्रल अपलैंड्स लोकेटेड है। सेंट्रल अपलैंड्स के एक्सटेंट की बात करें तो इसके अंडर वेस्टर्न फ्रांस, बेल्जियम, सदर्न जर्मनी, चेकिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के नदर्न पार्ट्स आते हैं। इस रीजन में फ्रांस का मासिव सेंट्रल और वोजेस हाईलैंड, बेल्जियम का आर्डेन, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और चेकिया का ओर और सूरीडेन हाईलैंड सिचुएटेड है। वैसा तो सेंट्रल अपलैंड रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड है, लेकिन राइन, रोन, एल्ब और डान्यूब रिवर वैलीज में हमें डेंस पॉपुलेशन सेटलमेंट देखने को मिलता है।
यूरोप का फोर्थ और सबसे सदर्न ज्योग्राफिकल रीजन है अल्पाइन माउंटेन रीजन। ये रीजन साउथ सेंट्रल यूरोप में मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में लोकेटेड है। ये माउंटेन रीजन ऑलमोस्ट 700 माइल्स के एरिया में स्प्रेडेड है। ये फिजियोग्राफिक रीजन फ्रांस से लेकर स्विट्जरलैंड, नदर्न इटली, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, हर्जगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, यहाँ से होते होते अल्बानिया में एड्रियाटिक सी तक स्ट्रेच्ड है। अल्पाइन माउंटेन के अंदर इटालियन और बाल्कन पेनिनसुला के साथ ही नदर्न स्पेन और सदर्न फ्रांस के माउंटेन रेंजेस भी इंक्लूडेड हैं। इस रीजन में एल्प्स, पायरिनीज, एपेनाइन्स, डायनरिक एल्प्स, बाल्कन और कार्पेथियन माउंटेन लोकेटेड है। हाई एलिवेशन, रग्ड प्लेट्यू और स्टीपली स्लोपिंग लैंड अल्पाइन माउंटेन रीजन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इसके अलावा अल्पाइन रीजन के कुछ एक्टिव वॉल्केनोज जैसे कि इटली के माउंट एटना और माउंट वेसुवियस इसी रीजन में सिचुएटेड हैं। अब जब बात माउंटेन्स और वॉल्केनोज की हो ही रही है तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं यूरोप के कुछ मेजर माउंटेन रेंजेस पर भी। माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप। यूरोप में माउंटेन रेंजेस में सबसे मेजर माउंटेन रेंज है द एल्प्स। एल्प्स माउंटेन रेंज साउथ सेंट्रल यूरोप में 700 माइल्स की डिस्टेंस में स्ट्रेच्ड है। ये माउंटेन्स फ्रांस की सदर्न कोस्ट लाइन से लेकर स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया होते हुए स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया और हर्जगोविना तक स्प्रेडेड है, जहां इसे डायनरिक एल्प्स के नाम से जाना जाता है। एल्प्स माउंटेन रेंज का एंड अल्बानिया में एड्रियाटिक सी के पास होता है। ये माउंटेन रेंज स्टनिंग सीनरी, ग्लेशियर्स, लेक्स और प्लैनेट पर बेस्ट स्कीइंग कंडीशन के लिए जाना जाता है। एल्प्स माउंटेन डैन्यूब, पो, राइन और रोन जैसे यूरोप के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजिन प्लेस भी है। एल्प्स के बाद अब हम बात करते हैं यूरोप के दूसरे माउंटेन रेंजेस यानी बाल्कन माउंटेन्स के बारे में। बाल्कन माउंटेन्स बाल्कन पेनिनसुला की ईस्टर्न पार्ट में यूगोस्लाविया से बुल्गारिया तक स्प्रेडेड है। बाल्कन माउंटेन्स का हाईएस्ट पीक बोटेव पीक है, जिसका एलिवेशन 2376 मीटर्स है। इन माउंटेन रेंजेस में बहुत से प्रोटेक्टेड एरियाज देखने को मिलते हैं, जिसमें सेंट्रल बाल्कन नेशनल पार्क और बुल्गारिया नेशनल पार्क कुछ मेजर नेशनल पार्क्स हैं। एल्प्स और बाल्कन्स के बाद यूरोप का थर्ड माउंटेन रेंज है कार्पेथियन माउंटेन्स। कार्पेथियन माउंटेन्स सेंट्रल यूरोप में एक आर्क की फॉर्म में लोकेटेड है। 1500 किलोमीटर लॉन्ग ये माउंटेन रेंज चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया तक एक्सटेंड करता है। तात्रा माउंटेन रेंज कार्पेथियन की हाईएस्ट रेंज है, जिसकी हाईएस्ट पीक 2600 मीटर्स के आसपास है। कार्पेथियन यूरोप में ब्राउन बियर्स, वोल्व्स और लायनेक्स की हाईएस्ट पॉपुलेशन को हैबिटेट प्रोवाइड करता है, जिनकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन रोमानिया में देखने को मिलती है। इसके अलावा कार्पेथियन यूरोप के प्लांट स्पीशीज को भी बहुत ज़्यादा हैबिटेट प्रोवाइड करता है। कार्पेथियन माउंटेन्स के बाद अब हम बात करते हैं यूरोप के ईस्टर्न बॉर्डर पर लोकेटेड यूरल माउंटेन्स के बारे में, जो यूरोप के मोस्ट फेमस माउंटेन रेंजेस में से एक है। यूरल माउंटेन एक नैरो माउंटेन रेंज है जो 2500 किलोमीटर में मेनली वेस्टर्न रशिया में लोकेटेड है। यूरल माउंटेन की विड्थ अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर से 145 किलोमीटर के बीच में है, जो कि वर्ल्ड के अदर माउंटेन से कंपैरिजन में रिलेटिवली नैरो है। इन माउंटेन्स का एक्सटेंशन आर्कटिक ओशन की कोस्ट पर लोकेटेड पेखोय रिज से वेस्टर्न रशिया और नॉर्थ वेस्ट कजाकिस्तान में यूरल रिवर तक देखने को मिलता है। माउंट नारदनाया यूरल माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, जिसका एलिवेशन 1894 मीटर्स है। यूरल की वेरीड लैंडस्केप स्टेपीज, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट से डोमिनेटेड है, जहां बियर्स, एल्फ, वुल्फ, फॉक्स और लिंक्स जैसे एनिमल्स का हैबिटेट मिलता है। दोस्तों, यूरोप कॉन्टिनेंट में माउंटेन रेंजेस के साथ साथ न्यूमरस रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें वोल्गा, डन्यूब, नाइपर, राइन कुछ मेजर रिवर्स हैं। अब इन रिवर्स को हम एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं वोल्गा रिवर से। लगभग 3500 किलोमीटर लॉन्ग वोल्गा रिवर यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है और इसे रशिया की नेशनल रिवर भी कंसिडर किया जाता है। इसका ओरिजिन रशिया में लोकेटेड वाल्दाई हिल्स से होता है, जहां से ये रिवर रशिया के सेंट्रल पार्ट से होते हुए रशिया के साउथ में कैस्पियन सी में ड्रेन होती है। रशिया की कैपिटल मॉस्को वोल्गा रिवर बेसिन में ही लोकेटेड है। वोल्गा के बाद यूरोप का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है डन्यूब। लगभग 2800 किलोमीटर लंबी डन्यूब रिवर को यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कंसिडर किया जाता है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट रीजन से ओरिजिनेट होकर ये रिवर यूरोप की 10 कंट्रीज से होकर फ्लो होती है। ये रिवर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा और यूक्रेन से होते हुए ब्लैक सी में ड्रेन होती है। डन्यूब रिवर के किनारे जर्मनी का रेगिंसबर्ग, ऑस्ट्रिया का वियना, हंगरी का बुडापेस्ट
और सर्बिया का बेलग्रेड जैसी सिटीज लोकेटेड है। दान्यूब रिवर यूरोप का मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉमर्शियल वाटरवे भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 170 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली लॉन्ग राइन मेन दान्यूब कैनाल दान्यूब रिवर को नॉर्थ सी से भी जोड़ता है। दान्यूब के बाद यूरोप की थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है नाइपर रिवर। लगभग 2200 किलोमीटर लॉन्ग नाइपर रिवर वोल्गा, दान्यूब और यूरल रिवर के बाद यूरोप की फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है। नाइपर का ओरिजिन भी रशिया के वाल्दाई हिल्स से ही होता है, जहां से ये रिवर साउथ में बेलारूस में एंटर करती है। बेलारूस से यूक्रेन होते हुए नाइपर फाइनली ब्लैक सी में ड्रेन हो जाती है। ये रिवर बेलारूस और यूक्रेन के बीच नेचुरल बॉर्डर भी फॉर्म करती है और इसके साथ नाइपर रिवर यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए वाइटल वाटरवे प्रोवाइड करती है, जो यूक्रेन को यूरोप के अदर वाटरवे से कनेक्ट करता है। नाइपर रिवर के बाद राइन रिवर यूरोप की एक मेजर रिवर है। राइन का ओरिजिन स्विस एल्प्स के सदर्न पार्ट से होता है। नाइपर रिवर के बाद राइन रिवर यूरोप की एक मेजर रिवर बनती है। राइन का ओरिजिन स्विस एल्प्स के सदर्न पार्ट से होता है। राइन रिवर स्विट्जरलैंड से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करते हुए लिechtenstein और स्विट्जरलैंड के बीच बाउंड्री फॉर्म करती है। उसके बाद और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका ये बॉर्डर फॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जर्मनी। इसके आगे राइन रिवर जर्मनी फ्रेंच बॉर्डर फॉर्म करने के बाद नीदरलैंड्स पहुंच जाती है। नीदरलैंड्स में राइन 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे राइन, म्यूज और शेल्ट के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग बहुत डिफिकल्ट है, प्लीज़ एक बार ध्यान दे दीजिएगा। और फाइनली राइन रिवर नॉर्थ सी में ड्रेन हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा जाता है, जिसका मतलब अब समझ सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं। वैसे आपको बता दें कि हमने पहले ही वर्ल्ड के सारे गल्फ्स के ऊपर एक एनिमेटेड वीडियो बना रखा है, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। खैर, आइए अब यूरोप के इन वाटर बॉडीज़ को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। मेजर वाटर बॉडीज़ ऑफ यूरोप। दोस्तों, रिवर सिस्टम के अलावा यूरोप कॉन्टिनेंट वर्ल्ड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सी, बेस और गल्फ को भी होस्ट करता है। यूरोप के अराउंड लोकेटेड वाटर बॉडीज़ में ना सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी ऑफ मरमरा, मेडिटेरेनियन सी, एजियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, टायरेनियन सी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ऑफ डोवर, नॉर्थ सी, बैरेंट सी, बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ फिनलैंड जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको मैप में देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप के साउथ वेस्ट में लोकेटेड सी ऑफ अजोव के बारे में। इस वाटर बॉडी का डेप्थ लगभग 14 मीटर है। सी ऑफ अजोव नॉर्थ में यूक्रेन, ईस्ट में रशिया और वेस्ट में क्रीमियन पेनिनसुला से बाउंडेड है। इसका ओपन सी के साथ कनेक्ट की बात करें तो ये साउथ में स्ट्रेट ऑफ कर्च के थ्रू ब्लैक सी से कनेक्टेड है, जो यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी में से एक है। लगभग 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ ब्लैक सी अटलांटिक ओशन का ही एक मार्जिनल सी है, जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच लोकेटेड है। नॉर्थ में रशिया और यूक्रेन, वेस्ट में रोमानिया और बुल्गारिया, ईस्ट में जॉर्जिया और साउथ में टर्की जैसे कंट्रीज़ ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। इसमें अगर आपको फॉर्मूला याद करना है ना, या ट्रिक याद करनी है, तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, अर्बन जीटी रोड, जिसमें URB और GTR ये 6 मेजर कंट्रीज़ हैं जो कि ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं। तो उससे आप लोग अर्बन जीटी रोड के नाम से भी याद कर सकते हो। इसके अलावा डन्यूब, नीस्टर, डॉन, नाइपर और रियोनी जैसे यूरोप की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स भी ब्लैक सी में ही ड्रेन करती हैं। अब यहाँ पर स्पेलिंग वापस से एक बार आप लोग ध्यान में रख लेना। यहाँ आपने एक टर्म थोड़ी देर पहले सुना होगा, मार्जिनल सी। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देते हैं कि मार्जिनल सीज ऐसे सी होते हैं जो किसी ओशन का पार्ट होते हैं, लेकिन साथ ही ये किसी लैंड मास से पार्शली इनक्लोज्ड होते हैं। इनको इनक्लोज करने वाली लैंड कोई आइलैंड, आर्चिपेलेगो या पेनिनसुला के फॉर्म में भी हो सकती है। तो ब्लैक सी के साउथ की ओर जाने पर हमें सी ऑफ मरमरा देखने को मिलता है। सी ऑफ मरमरा टर्की के एशियन और यूरोपियन पार्ट को सेपरेट करता है। ये सी डार्डेनल्स स्ट्रेट के थ्रू एजियन सी से भी लिंक्ड है। यूरोप के सदर्न पार्ट में मेडिटेरेनियन सी लोकेटेड है और वाटर बॉडीज जैसे कि एजियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, टायरेनियन सी और एल्बोरन सी मार्जिनल सीज हैं जो मेडिटेरेनियन सी के ही पार्ट हैं। 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेडेड ये मेडिटेरेनियन सी वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सी है। ये सी नॉर्थ में यूरोप, साउथ में अफ्रीका और ईस्ट में एशिया से बॉर्डर्ड है। वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है। ग्रीस, स्पेन, इटली, फ्रांस,
क्रोएशिया, अल्जीरिया, इन सभी के साथ साथ कुछ और भी देश हैं, कुछ मेजर कंट्रीज हैं इस सी के अलोंग लोकेटेड है। मेडिटेरेनियन सी के सबसे पहले मार्जिनल सी है एजियन सी। एजियन सी मेडिटेरेनियन सी का 4th लार्जेस्ट मार्जिनल सी है, जो कि एनाटोलिया और बाल्कन पेनिनसुला के बीच में लोकेटेड है। एजियन सी के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी सेमी इनक्लोज्ड वाटर बॉडी है, जो कि मेडिटेरेनियन सी का नदर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। एड्रियाटिक सी इटालियन पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट को बाल्कन पेनिनसुला की कंट्री से सेपरेट करता है। एड्रियाटिक सी एपेनाइन माउंटेन्स, डायनेरिक एल्प्स और अदर माउंटेन रेंजेस से सराउंडेड है। इस सी के अराउंड इटली, क्रोएशिया, अल्बेनिया, मॉन्टेनिग्रो, स्लोवेनिया, बॉस्निया और हर्जगोविना जैसे कंट्रीज लोकेटेड हैं। एड्रियाटिक सी के साउथ में मेडिटेरेनियन सी का एक और मार्जिनल सी है आयनियन सी। स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो एड्रियाटिक सी को आयनियन सी से लिंक करता है। वहीं स्ट्रेट ऑफ मेसिना आयोनियन सी को टायरेनियन सी से जोड़ता है। टायरेनियन सी मेडिटेरेनियन सी का ही एक पार्ट है, जो इटालियन पेनिनसुला, सार्डिनिया आइलैंड और कॉर्सिका आइलैंड्स के बीच में लोकेटेड है। सिसिली, एल्बा टायरेनियन सी में ही लोकेटेड है। मेडिटेरेनियन सी के साउथ वेस्ट एक्सटेंशन है अल्बोरन सी, जो कि आइबेरियन पेनिनसुला और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नदर्न पार्ट के बीच में लोकेटेड है। अल्बोरन सी वेस्ट में ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी जिब्राल्टर से, नॉर्थ में स्पेन से और साउथ में अल्जीरिया और मोरक्को से बॉर्डर्ड है। अल्बोरन सी के एक्सट्रीम वेस्टर्न एंड पर लाई करने वाला स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। अल्बोरन सी बॉटल नोज डॉल्फिन्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को होस्ट करता है। इसके साथ ही ये रीजन लॉगरहेड टर्टल्स का क्रिटिकल फीडिंग ग्राउंड भी है। दोस्तों, ये तो रही यूरोप के साउथ में लोकेटेड वाटर बॉडीज की बात। अब बात करते हैं यूरोप में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न बॉर्डर पर लोकेटेड वाटर बॉडीज की। दोस्तों, ये तो रही यूरोप के साउथ में लोकेटेड वाटर बॉडीज की बात। अब बात करते हैं यूरोप में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न बॉर्डर पर लोकेटेड वाटर बॉडीज की। जैसे कि आप जानते हैं ना कि यूरोप के वेस्ट में अटलांटिक ओशन लोकेटेड है। अटलांटिक ओशन का ही एक एक्सटेंशन है बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट पर और आयरलैंड के साउथ में लोकेटेड सेल्टिक सी के साउथ में सिचुएटेड है। ये बे ईस्ट में फ्रांस और साउथ में स्पेन से बॉर्डर है। बे ऑफ बिस्के के सदर्न पार्ट को कैंटाब्रियन सी के नाम से भी जाना जाता है। बे ऑफ बिस्के के नॉर्थ में ना इंग्लिश चैनल लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट शिपिंग रूट माना जाने वाला इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशन का ही एक मेजर आर्म है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साउथ कोस्ट और फ्रांस के नॉर्थ कोस्ट के बीच लोकेटेड है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्थ सी यूरोप का सबसे वायलेंट सीज में से एक है। इंग्लिश चैनल के नॉर्थ में स्ट्रेट ऑफ डोवर इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से लिंक करता है। नॉर्थ सी ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड से बॉर्डर्ड है। नॉर्थ सी अटलांटिक ओशन से इंग्लिश चैनल के थ्रू कनेक्टेड है। बाल्टिक सी की 8000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन को स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और रशिया के कालिनिनग्राड रीजन शेयर करते हैं। ये एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 250 से ज़्यादा रिवर्स और स्मॉल स्ट्रीम्स बाल्टिक सी में ड्रेन होते हैं। बाल्टिक सी में ही यूरोप की दो मेजर वाटर बॉडीज गल्फ ऑफ बोथनिया और गल्फ ऑफ फिनलैंड सिचुएटेड है। गल्फ ऑफ बोथनिया बाल्टिक सी के नदर्न मोस्ट पार्ट पर है, जो स्वीडन और फिनलैंड से बॉर्डर्ड है। वहीं गल्फ ऑफ फिनलैंड बाल्टिक सी के ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन पे है, जो फिनलैंड, रशिया और एस्टोनिया कंट्रीज से बॉर्डर करता है। अब आखिर में बात करते हैं यूरोप के नॉर्थ में सिचुएटेड वाटर बॉडीज़ की, जो यहाँ बेरेंट सी और वाइट सी से घिरे हुए हैं। बेरेंट सीज आर्कटिक ओशियन के एक मार्जिनल सी है, जो कि रशिया और नॉर्वे के नदर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है। बेरेंट सी स्वालबार्ड आर्चिपेलागो, कोला पेनिनसुला, नॉर्वीजियन और ग्रीनलैंड सी से बाउंडेड है। इसके अलावा बेरेंट सी में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का वास्ट रिजर्व लोकेटेड है। वहीं अगर बात की जाए वाइट सी की, तो वाइट सी बेरेंट सी का ही सदर्न आर्म है, जो रशिया के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है। गोरलो स्ट्रेट इसे बेरेंट सी से लिंक करती है, वहीं वाइट सी कैनाल इसे बाल्टिक सी से जोड़ देती है। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि यूरोप की ज्योग्राफी बहुत कॉम्प्लेक्स और डाइवर्सिफाइड है, और इस वजह से इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के भ्रमण के बाद अब हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के उस जगह पर जहां से ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। जी हाँ, सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट एशिया के बारे में। हिस्टोरिकली मिडिल ईस्ट टर्म जो है ये 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था, जिसे यूरोपियन पावर्स द्वारा कॉइन किया गया था। असल में मिडिल ईस्ट टर्म का यूज यूरोपियंस द्वारा यूरोप और साउथ एशिया के बीच के रीजन को एज ए ट्रांजिशन जोन रेफर करने के लिए किया गया था। खैर, मिडिल ईस्ट एक बहुत डाइवर्स और जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन है, जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच का
एक ब्रिज की तरह सर्व करने के अलावा वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को भी होस्ट करता है। साउथ वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका तक फैले इस रीजन में सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, इजिप्ट, इजराइल, इराक जैसे कई जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंट कंट्रीज लोकेटेड हैं। अर्ली ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट में इस रीजन के बहुत बड़े रोल होने की वजह से इसे क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मिडिल ईस्ट रीजन इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एटसेट्रा जैसे वर्ल्ड के मेजर अब्राहमिक रिलीजियंस का बर्थ प्लेस है और इसी वजह से ये रीजन लाखों करोड़ों लोगों के लिए रिलीजियस रीजंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इस रिलीजियस डाइवर्सिटी से पनपे कन्फ्लिक्ट्स ने इस रीजन की हिस्ट्री को शेप दिया है। आज वर्ल्ड के मेजर एथनिक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स, इस तरीके के ऐसे कई सारे और भी कॉन्फ्लिक्ट्स इस रीजन के रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से ही शुरू हुए हैं, जिन्हें हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ साथ इस रीजन का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया, इजिप्ट और पर्शिया जैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन का जन्म भी इसी रीजन में हुआ। रिलीजियस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के अलावा मिडिल ईस्ट को इसके रिच कल्चर्स, हेरिटेज, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है। इस रीजन में वेरियस रिलीजन्स के साथ साथ अरब, पर्शियंस, टर्किश और कुर्द जैसे एथनिक ग्रुप्स को एग्जिस्ट करते हैं, जिससे ये रीजन एथनिक वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट का हॉटस्पॉट बनता जाता है। इसके अलावा यहाँ के रिच ऑयल रिजर्व्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और पावर स्ट्रगल की वजह से इजराइल, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब, ईरान जैसे कंट्रीज यहाँ के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमेशा उलझे रहते हैं। रिसेंट ईयर्स में इजराइल पैलेस्टीन वॉर, आईएसआईएस का राइज, सीरियन सिविल वॉर, येमेन सिविल वॉर, ऐसी तमाम क्राइसिस ने इस रीजन को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का फोकल पॉइंट बना दिया है। दोस्तों, हमारा आज का डिस्कशन इसी मिडिल ईस्ट के ऊपर ही है। इस वीडियो में हम मिडिल ईस्ट की एक ब्रीफ हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इसके जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझेंगे और इंडिया के साथ इसके रिलेशंस को भी ब्रीफली एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री से। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मिडिल ईस्ट को सभ्यताओं का पलना यानी क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यहां से वर्ल्ड की अर्लीस्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज इमर्ज हुई है। एंशिएंट टाइम में इराक की टिग्रिस यूफ्रेट रिवर वैली में ओरिजिनेट हुई थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इसी सिविलाइजेशन से सुमेरियंस, अक्काडियंस और बेबीलोनियंस का भी राइज हुआ। और यहां पर इजिप्ट की नील रिवर वैली ही है जिसने एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन को भी जन्म दिया। बाद में इन सिविलाइजेशंस में एग्रीकल्चर, लॉ, आर्किटेक्चर जैसे कई सारे फील्ड्स में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखा गया। ऐसा कहा जाता है कि बेबीलोनियंस ने बेबीलोन में फेमस हैंगिंग गार्डन भी यहीं बिल्ड किया था। इसके बाद इस रीजन में ईरान का पर्शियन एम्पायर का उदय हुआ, जिसमें साइरस द ग्रेट ने 6th सेंचुरी बीसी में कैमेनिड एम्पायर को बिल्ड किया, जो एशिया माइनर, इजिप्ट, मिडिल ईस्ट से लेकर इंडस वैली तक फैला हुआ था। इनके सक्सेसर पार्थियंस और सैसनिड्स ने पर्शियन इन्फ्लुएंस को इस रीजन में कंटिन्यू किया। 7th सेंचुरी में अरेबियन पेनिनसुला में हमारे प्रोफेट मोहम्मद की टीचिंग से इस्लाम का उदय हुआ। राशिदुन और उमैयद कैलिफेट्स के अंदर इस्लाम इस पूरे रीजन में तेजी से फैला। इस्लाम के थ्रू यहाँ के वेरियस अरेबियन ट्राइब्स यूनाइट हुए और उन्होंने स्पेन से लेके पर्शिया तक की टेरिटरी को कॉन्कर कर लिया। उमैयद डायनेस्टी को 750 एडी में अब्बासिड डायनेस्टी ने ओवरटेक किया और उन्होंने अपनी कैपिटल बगदाद में स्टैब्लिश की। अब्बासिड डायनेस्टी ने हाउस ऑफ विजडम जैसे इंस्टीट्यूट के थ्रू एंशिएंट वर्ल्ड के नॉलेज को प्रिजर्व किया और एडवांस करने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। मिडिवल एरा, मिडिल एजेस में यानी 11th से 13th सेंचुरी के बीच यूरोपियन, क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच कई सारे वॉर्स हुए, जिसे हिस्ट्री में क्रूसेड्स के नाम से जाना जाता है। इन वॉर्स ने इस रीजन की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को शेप देने में एक अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ की होली लैंड्स को मुस्लिम रूल से रिकैप्चर करने के लिए हुए इन वॉर्स ने जेरूसलम को इन मिडिल ईस्ट का फोकल पॉइंट बना दिया, जो कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म इन तीनों रिलीजियंस का होली प्लेस है।
13th सेंचुरी के एंड आते आते मिडिल ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर का राइज हुआ। इस एम्पायर ने 1400 एडी से फर्स्ट वॉर तक इस रीजन को डोमिनेट किया। ऑटोमन एम्पायर ने अपनी टेरिटरी को नॉर्थ अफ्रीका से मिडिल ईस्ट और यूरोप के कुछ पार्ट्स तक स्प्रेड किया और करीब 600 सालों तक रूल किया। इस एम्पायर को इसके कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन 19th सेंचुरी में इसके डिक्लाइन से यूरोपियन पावर्स इस रीजन को इन्फ्लुएंस करने लगे और ऐसा करते हुए इवेंचुअली मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट्स को अपना कॉलोनी भी बना लिया। फिर आगे चलकर 19th सेंचुरी में ब्रिटिश और फ्रेंच ने मिडिल ईस्ट पर अपने कंट्रोल को एक्सटेंड किया। 1916 में ब्रिटिश और फ्रेंच ने साइक्स पाइकट एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट का मकसद दोनों कंट्रीज द्वारा मिडिल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस रीजन को सेपरेट करना था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस ओटोमन एम्पायर की हार हुई और वो कोलैप्स हो गया। ओटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन होने से मिडिल ईस्ट में न्यू नेशन स्टेट फॉर्म हुए। इसी दौरान 1917 के बैल्फोर डिक्लेरेशन में एक जेविश होमलैंड बनाने की बात कही गई। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद 1948 में इजराइल नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसे नेबरिंग अरब स्टेट्स के साथ साथ अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। और इसी टाइम पर इस रीजन में हुई ऑयल की डिस्कवरी ने इस अरेबियन पेनिनसुला को वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का हॉटस्पॉट बना दिया। और उसी समय से चले आ रहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिलीजियस टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट से मिडिल ईस्ट आज तक बाहर नहीं निकल पाया है। 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन, 1919 में और अर्ली 2000 का गल्फ वॉर, ऐसे कई सारे वॉर्स इस रीजन पर कंसिडरेबल इंपैक्ट डालते हैं। इसके साथ साथ ईरान इराक वॉर, 1967 की अरब इजराइल के बीच हुए 6 डे वॉर और 2010-11 की अरब स्प्रिंग अपराइजिंग ने यहां मेजर पॉलिटिकल चेंजेस किए हैं। और इस अपराइजिंग ने यहां की कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी और सिविल वॉर्स को भी जन्म दिया, जो आज तक जारी हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सिर्फ हिस्ट्री ही ड्रामेटिक नहीं है, बल्कि यहाँ की जोग्राफिकल फीचर्स भी कम ड्रामेटिक नहीं है। जी हाँ, यहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स भी इस रीजन की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को और अहम बनाते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। मिडिल ईस्ट की वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो यहां पर आप देखो, ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से लगी हुई है और यही इसको यूरोप से अलग करती है। साथ ही मिडिल ईस्ट के साउथ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो ये रेड सी यहां पर आपको मिलेगा। मिडिल ईस्ट के नॉर्थ में कैस्पियन सी सिचुएटेड है और इसके नदर्न बाउंड्री यूरोपियन स्टेपी तक जाती है, जो इसे साउथ कॉकेशियन कंट्रीज जैसे कि अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया एटसेट्रा से अलग करती है। मिडिल ईस्ट की अगर ईस्टर्न साइड की बात करें तो ये पूरा बाउंडेड है साउथ एशिया से। साउथ एशिया में कभी कभी हम लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी कंसीडर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इनके कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज सिमिलर ही हैं और साउथ ईस्ट में पर्शियन गल्फ इसकी बाउंड्री फॉर्म करता है। वही साउथ में मिडिल ईस्ट का एक्सटेंशन नॉर्थ अफ्रीका और इजिप्ट तक माना जाता है। हालांकि बॉर्डर डेफिनेशन में मिडिल ईस्ट की साउथ बाउंड्री का एक्सटेंशन सूडान और लीबिया तक माना जाता है। यहां पे गल्फ ऑफ एडन और ये पूरा अरेबियन सी इसकी साउथ बाउंड्री फॉर्म करते हैं। सब रीजन्स ऑफ मिडिल ईस्ट। इसके अलावा इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को हम लोग 3 सब रीजन्स में भी डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें से पहला है ये अरेबियन पेनिनसुला। उसके बाद उधर साइड में आप देखोगे लेवेंट रीजन और एक पूरा ऐसे फर्टाइल क्रीसेंट बनता है। ये 3 रीजन है। सबसे पहले अगर इस अरब पेनिनसुला की बात करें तो इसे अरब वर्ल्ड का हार्ट माना जाता है, दिल माना जाता है, जिसमें सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब कि यूएई, कतर, बहराइन और कुवैत जैसे कंट्रीज शामिल हैं। वहीं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी पर सिचुएटेड ये लेवेंट रीजन जो है ना, यहाँ पर इजराइल, जॉर्डन और सीरिया जैसे कंट्रीज आते हैं। और फाइनली क्रीसेंट रीजन की जो हम बात कर रहे थे, वहां पर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से पूरा ये टिग्रिस यूफ्रेट तक का एक स्ट्रेच्ड फर्टाइल लैंड है। इसकी पूरी ये जो स्ट्रिप है, इसको हम लोग क्रीसेंट रीजन बोलते हैं। इस पूरे सब रीजन के अंदर इराक, ईरान और टर्की के कुछ पार्ट शामिल किए जा सकते हैं। ये सब रीजन मिडिल ईस्ट के कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है। मिडिल ईस्ट के ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यहाँ ज्योग्राफिकल फीचर्स हाईली वेरीड हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट से लेकर माउंटेन्स, प्लेट्यूज और यहाँ तक कि वर्ल्ड की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स भी फ्लो करती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट के सबसे डोमिनेंट फिजिकल फीचर्स यानी डिजर्ट से। दोस्तों, इस रीजन में पाए जाने वाला ये अरेबियन डिजर्ट
मिडिल ईस्ट का लार्जेस्ट डिजर्ट है। अरेबियन पेनिनसुला का मैक्सिमम रीजन इस डिजर्ट से ही कवर हो जाता है। ये डिजर्ट अपने वास्ट सैंड ड्यून्स और एक्सट्रीम एरिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अरेबियन डिजर्ट्स के अंदर ही रुबल खाली डिजर्ट भी आता है, जिसे इम्प्टी क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सैंड डिजर्ट है। ये डिजर्ट सऊदी अरेबिया, ओमान से लेकर यूएई और यमन तक फैला हुआ है। वहीं ईस्टर्न जॉर्डन के सीरिया और इराक तक एक्सटेंडेड ये डिजर्ट को बादिया डिजर्ट के नाम से हम जानते हैं, और ये इस पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट को शेप करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। मिडिल ईस्ट रीजन के अगर हम इस ईरान वाले रीजन की बात करते हैं तो यहां पर भी दो इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स आप देख सकते हैं। ये है एक दस्ते काविर, और इसके नीचे यहां पर आपको मिलेगा दस्ते लुत। दस्ते काविर को ग्रेट सॉल्ट डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वास्ट सॉल्ट डिजर्ट है। वहीं दस्ते लुत अपनी एक्सट्रीम हीट और डिजर्टिंग लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में ये जो इजिप्ट का पोर्शन है, सिनाई पेनिनसुला, यहां पर भी एक मेजर डिजर्ट सिचुएटेड है, जो अपनी माउंटेनस टेरेन, कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के माउंटेन्स और प्लेट्यूज की बात करें तो टर्की में लोकेटेड टाउरस माउंटेन टर्की के सदर्न कोस्ट पर लोकेटेड है, जो कि मेडिटेरेनियन कोस्ट को और ऊपर जो एनाटोलिया प्लेटू है उसके बीच में एक बैरियर का काम करता है। वेस्टर्न ईरान और इराक में स्ट्रेच्ड जाग्रोस माउंटेन अपनी रग्ड टेरेन और डीप वैलीज के लिए जाने जाते हैं। ये माउंटेन यहाँ के एसेंशियल ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जो यहाँ की रीजनल क्लाइमेट और वाटर रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस करता है। कैस्पियन सी यहाँ पर है, और इसके सदर्न में ये जो ईरान है, इसके बीच में एल्बर्ज माउंटेन्स आते हैं, और ये एल्बर्ज माउंटेन्स अपनी हाई पीक्स के लिए जाने जाते हैं। इसी माउंटेन रेंज पर एशिया का हाईएस्ट वॉल्केनो माउंट डैमावंट पाया जाता है। इसके अलावा यूएई मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईस्टर्न ओमान में सिचुएटेड हजार माउंटेन्स अरेबियन पेनिनसुला का एसेंशियल ज्योग्राफिकल फीचर है। इसके अलावा टर्की का ये जो एनाटोलिया प्लेट्यू है, इसके अंदर आपको बहुत सारे रोलिंग हिल्स और प्लेट्यूज का वास्ट रीजन दिखेगा, जो कि यहाँ की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। वहीं ईरान में लोकेटेड ये ईरानियन प्लेट्यू एक हाईलैंड रीजन है, जिसमें कई प्लेट्यूज और माउंटेन्स लोकेटेड है। से एलिवेटेड हिस्सा है, जो अपने हार्श विंटर्स और कूल समर्स के लिए जाना जाता है। रिवर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट से फ्लो हो रहे इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में। इसमें दो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। ये दो रिवर्स टर्की, सीरिया और इराक के थ्रू फ्लो करती हैं। इन्हीं रिवर्स के बैंक्स पर एंशिएंट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी ओरिजिनेट हुआ था। इसके बाद सूडान और इजिप्ट से होकर मेडिटेरेनियन सी में फ्लो होने वाली नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, जो इजिप्ट के लो लाइंग ट्रायंगुलर एरिया में नाइल डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ये दुनिया का मोस्ट फर्टाइल रीजन्स में से एक है, जो यहाँ की एग्रीकल्चर और डेंस पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट से होकर फ्लो होने वाले रिवर्स में एक इंपॉर्टेंट रिवर है रिवर जॉर्डन। ये रिवर इजराइल और इसके ईस्टर्न अरब कंट्रीज जो हैं वहां जैसे सीरिया और जॉर्डन के बीच बॉर्डर्स फॉर्म करती है। ये रिवर सी ऑफ गैलिली से फ्लो होते हुए डेड सी में ड्रेन होती है। इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर ही अर्थ के लोवेस्ट पॉइंट पर पाए जाने वाली लेक डेड सी सिचुएटेड है, जहां का वाटर इतना हाइपर सलाइन है और इतना ज्यादा डेंस है कि इस एरिया पर ऑब्जेक्ट्स सिंक होने के बजाय फ्लो करती रहती है, फ्लोट करती है। रोल ऑफ मिडिल ईस्ट इन ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी रहना बहुत जरूरी है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है ऑयल और गैस। हालांकि ऑयल के अलावा ये रीजन गोल्ड, ऑटोमोबाइल्स, डायमंड ऐसे कई सारी चीजों के लिए भी फेमस है। रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 2021 में मिडिल ईस्ट कंट्रीज के टोटल एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स थी, और ऐसे में इस रीजन का स्टेबल रहना ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि ग्लोबल सुपर पावर्स यहां अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। मिडिल ईस्ट में यूएई 296 बिलियन डॉलर्स के साथ टॉप एक्सपोर्टर बना हुआ है, जो कि मेनली ऑयल, गोल्ड, डायमंड और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा सीरिया, इराक,
सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, इजिप्ट, ऐसे कई सारे देश हैं जो कि ऑयल और नेचुरल गैस के टॉप एक्सपोर्टर्स हैं। दोस्तों, ग्लोब पर शायद ही कोई ऐसा रीजन है जो मिडिल ईस्ट जितना जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेस, हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की कॉम्प्लेक्स वेब इस रीजन को वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल हॉट बेड बना देते हैं। इंडियाज जियोपॉलिटिकल रिलेशंस विद मिडिल ईस्ट। दोस्तों, ये तो बात हो गई ग्लोबल सुपर पावर्स की, लेकिन मिडिल ईस्ट इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? इंडिया इस रीजन में किस तरीके से या फिर कहां कहां इन्वॉल्व है, आइए समझते हैं। इंडिया में इराक, ईरान और गल्फ स्टेट्स के साथ ट्रेड और लोगों का माइग्रेशन सेंचुरीज से होता आ रहा है। मिडिल ईस्ट इंडिया के लिए ऑयल और नेचुरल गैस का भी सिग्निफिकेंट सोर्स है और इंडिया के बिजनेस कम्युनिटीज द्वारा यहां हैवी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। इंडिया से भी सब्सटेंशियल वर्कफोर्स इन मिडिल ईस्ट रीजन में काम कर रहे हैं, जो यहां से हैवी रेमिटेंस वापस इंडिया भेजते हैं। यानी इससे हमें यह पता चलता है कि मिडिल ईस्ट इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप मिडिल ईस्ट में काम कर रहे इंडियन इमिग्रेंट्स का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि केवल यूएई में इंडियन इमिग्रेंट्स की संख्या 4 मिलियन के आसपास है। साथ ही इंडिया यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन कर रहा है, जो इंडिया के स्ट्रैटेजिक अलायंस और डिफेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को काउंटर करने के लिए इंडिया द्वारा एक पैन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का डिक्लेरेशन किया गया है। इसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी शामिल है। इस कॉरिडोर के बिल्ड होने और सस्टेन करने के लिए मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी और इंडिया के साथ बाइलेटरल रिलेशन अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ना सिर्फ यूएसए, रशिया या चाइना, बल्कि इंडिया भी इस रीजन में स्टेबिलिटी पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। लेकिन जैसे अभी हमास और इजराइल के बीच हम लोगों ने युद्ध देखा, आगे चलते हुए भी न जाने कितने ऐसे युद्ध पड़े होंगे। और स्टेबिलिटी तो बस एक वर्ड है। हम लोग ऐसा हमेशा बोलते हैं ना कि कहने और करने में बहुत अंतर है। तो इसके लिए अब आगे आने वाला टाइम ही हमें बताएगा कि ये रीजन कितना स्टेबल है और इंडिया को ग्लोबल पावर्स में शामिल करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिडिल ईस्ट के थ्रिलिंग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बाद अब हम आ चुके हैं वर्ल्ड के सबसे पॉपुलिस्ट रीजन यानी साउथ ईस्ट एशिया में। तो चलिए देखते हैं यहाँ के ज्योग्राफिक फीचर्स को भी। साउथ ईस्ट एशिया एंड इट्स लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट से लेकर 150 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता है। इंपॉर्टेंट नहीं है इसको जानना, बट हाँ बहुत इजी टर्म्स हैं, इसलिए आपको हमेशा याद रहेगा। साउथ ईस्ट एशिया, जिसे SEA का एक्रोनिम भी दिया जाता है, एशिया का एक वास्ट सब रीजन है। अगर ग्लोब पर इसकी बाउंड्रीज को मार्क किया जाए तो इंडिया और बांग्लादेश को साउथ ईस्ट एशिया की वेस्टर्न बाउंड्री माना जाएगा। वहीं साउथ ईस्ट एशिया की नदर्न बाउंड्री का एक्सटेंट साउथ चाइना तक, जिसमें यूनान प्रोविंस और तिब्बत के पार्ट्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया की ईस्टर्न बाउंड्री पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न शोर्स तक एक्सटेंडेड है। साउथ ईस्ट एशिया की सदर्न बाउंड्री ऑस्ट्रेलिया के नदर्न कोस्ट और न्यू गिनिया के वेस्ट तक कंसिडर की जाती है। इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन को 2 मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है एशियन मेनलैंड और इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में लोकेटेड आइलैंड आर्क्स और आर्चीपेलेगोस, जिसे इंसुलर रीजन भी कहा जाता है। दोस्तों, आर्चीपेलेगो का मतलब होता है कि आइलैंड्स का एक लंबा चेन जो चारों ओर से ओपन सी और गल्फ से सराउंडेड होता है। आपको साउथ ईस्ट एशिया और कैरिबियन सी में ऐसे बहुत सारे आर्चीपेलेगोस देखने को मिल जाएंगे। खैर, साउथ ईस्ट एशियन मेनलैंड को 2 पेनिनसुलर मिलकर फॉर्म करते हैं, जिनका नाम है इंडो चाइना पेनिनसुला और मलय पेनिनसुला। मेनलैंड से 1100 किलोमीटर साउथ में मलय पेनिनसुला सिचुएटेड है। मलय पेनिनसुला इंडो चाइना पेनिनसुला के साउथ में नैरो स्ट्रिप में मुड़ी हुई फिंगर की तरह दिखता है। मलय पेनिनसुला जियोलॉजिकली मेनलैंड का ही पार्ट है, लेकिन ये सराउंडिंग आइलैंड्स के साथ इकोलॉजिकल और कल्चरल सिमिलैरिटीज भी शेयर करता है और दोनों रीजन्स के बीच एक ब्रिज की तरह फंक्शन करता है। साउथ ईस्ट एशियन मेनलैंड में लोकेटेड कंट्रीज की बात करें तो इसमें कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और मलय पेनिनसुला के सदर्न टिप पर सिचुएटेड स्मॉल सिटी स्टेट
सिंगापुर शामिल है। इस मेन लैंड पर इंडिया और चाइना का बहुत स्ट्रॉन्ग सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस होने की वजह से इसे इंडो चाइना पेनिनसुला भी कहा जाता है। इस रीजन में सिचुएटेड वर्ल्ड की 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री यानी मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया के मेनलैंड और इंसुलर दोनों रीजन्स में फैला हुआ है। ये कंट्री मलय पेनिनसुला से लेकर ईस्ट में बोर्नियो आइलैंड तक स्ट्रेच्ड है। साउथ ईस्ट एशिया के इंसुलर रीजन यानी आइलैंड्स वाले एरिया की बात करें तो इसमें ब्रूनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस शामिल है। इंटरेस्टिंगली साउथ ईस्ट एशिया की कुछ डिफिनीशंस में नॉर्थ में सिचुएटेड कंट्री ताइवान को भी शामिल किया जाता है, लेकिन इसे अभी ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। साउथ ईस्ट एशिया के रीजन का मैक्सिमम एक्सटेंट 4000 मील तक एरिया में स्ट्रेच है। ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया एक ऐसा रीजन है जिसका केवल लोकेशन ही स्ट्रैटेजिक नहीं है, बल्कि यहाँ की ज्योग्राफिकल फीचर्स भी काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो म्यांमार और चाइना के बॉर्डर पर सिचुएटेड माउंट हकाकाबो मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया का हाईएस्ट पीक है और ये नदर्न म्यांमार के कचिन प्रोविंस में लोकेटेड है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि साउथ ईस्ट एशिया मेनली आइलैंड्स और पेनिनसुलर का रीजन है, जिसका मतलब है कि यहाँ के ज़्यादातर कंट्रीज सी फेसिंग हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि लाओस यहाँ का एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये कंट्री मेनलैंड पेनिनसुला में लोकेटेड है और ये चाइना, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन की यूनिक ज्योग्राफी और लोकेशन होने की वजह से यहाँ के इश्यूज और इंटरेस्ट भी यूनिक हैं। इन्हीं इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ के कंट्रीज़ को मिलाकर एक मेजर ग्लोबल मल्टीनेशनल एसोसिएशन फॉर्म किया गया है, जिसे आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहा जाता है। 1967 में इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में इस एसोसिएशन को बनाया गया था, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की 11 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। साउथ ईस्ट एशिया के मेन लैंड में रिलीजन की बात करें तो बुद्धिज़्म यहाँ का डोमिनेंट रिलीजन है। बुद्धिज़्म के बाद यहाँ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी फॉलो किया जाता है। वहीं इंसुलर रीजन में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दो मेजर रिलीजन्स हैं। एंशिएंट टाइम में यहाँ हिंदुइज्म का स्प्रेड देखने को मिलता था, लेकिन अब ये रिलीजन इंडोनेशिया के बाली आइलैंड तक ही लिमिटेड रह गया है। ज्योग्राफिकल फीचर्स के बाद अब हम यहाँ के जियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, जिसकी वजह से इस रीजन के डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे कि आइलैंड, माउंटेन्स, वॉल्केनोज एट्सेट्रा का फॉर्मेशन हुआ। फिजिकल जियोलॉजी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की फिजियोग्राफी का फॉर्मेशन 3 मेजर टेक्टोनिक प्लेट से कन्वर्जेंस से हुआ है: यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। और यही तीनों प्लेट्स का कन्वर्जेंस इस पूरे रीजन में फिजियोलॉजिकल फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यही रीज़न है कि यहाँ के ज़्यादातर रीजन्स माउंटेनियस है। माउंटेन्स के बाद आइलैंड्स, सीज और स्ट्रेट्स यहाँ का दूसरा मेजर जियोलॉजिकल फीचर है। आइलैंड्स, सीज एंड स्ट्रेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के एक्सटेंसिव आर्चिपेलागोस थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आइलैंड्स इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल वाटर्स में हज़ारों की संख्या में स्कैटर्ड है। इस रीजन के मेजर आइलैंड्स ग्रुप में मलय आर्चिपेलागो, फिलिपिन आर्चिपेलागो और इंडोनेशियन आर्चिपेलागो शामिल है। मलय आर्चिपेलागो को नौसंतरा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो और काउंटलेस स्मॉलर आइलैंड्स शामिल हैं। वहीं फिलिपिन आर्चिपेलागो यहाँ का दूसरा प्रोमिनेंट आइलैंड है, जिसमें 7000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स शामिल हैं। फिलीपींस अपनी स्टनिंग लैंडस्केप, रिच बायोडाइवर्सिटी और सब्सटेंशियल जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए जाना जाता है। और इसी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये पैसिफिक ओशन में यूएस का परमानेंट नेवल बेस हुआ करता था और अभी भी यूएस फोर्सेस को होस्ट करता है। साउथ ईस्ट में सिचुएटेड तीसरा आर्चिपेलागो इंडोनेशियन आर्चिपेलागो है, जो एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्चिपेलागो है, जिसमें 17,000 से भी ज़्यादा आइलैंड शामिल हैं। इंडोनेशिया की मैरीटाइम टेरिटरी काफ़ी वास्ट है, जो वेस्ट में सुमात्रा आइलैंड से लेकर ईस्ट में पैपुआ आइलैंड तक स्प्रेडेड है। ये आर्चिपेलागो ज्योग्राफिक मार्वल होने के साथ ही ट्रेड और कॉमर्स का भी स्ट्रेटेजिक क्रॉसरोड है, क्योंकि यहाँ से बहुत से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड्स सी लेन्स पास होते हैं। वहीं अगर बात करें साउथ ईस्ट एशिया में सिचुएटेड वाटर बॉडीज़ की, तो यहाँ के सीज रीजनल और ग्लोबल ट्रेड के लिए काफ़ी क्रिटिकल माने जाते हैं। चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई और इंडोनेशिया से सराउंडेड साउथ चाइना सी वर्ल्ड का मेजर मैरीटाइम थॉरोफेयर है। लेकिन फिलहाल चाइना के अग्रेसिव मैरीटाइम क्लेम्स और बढ़ते मैरीटाइम डिस्प्यूट्स की वजह से ये सी मेजर पावर्स जैसे चाइना, यूएस, रशिया
और इंडिया के बीच पावर प्रोजेक्शन का एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। ये मैरीटाइम डिस्प्यूट्स मेनली साउथ चाइना सी में सिचुएटेड स्पार्सली आइलैंड और पैरासेल आइलैंड्स के ऊपर क्लेम्स को लेकर है। जावा और बोर्नियो के बीच सिचुएटेड जावा सी साउथ ईस्ट एशिया की एक और सिग्निफिकेंट वाटर बॉडी है। जावा सी इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। इसके अलावा फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया से सराउंडेड सेलेब्स सी अपने रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। सेलेब्स सी पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच गेटवे की तरह काम करता है, जो ग्लोबल मैरीटाइम अफेयर्स में इस रीजन की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। फिलीपींस और मलेशिया के बीच सिचुएटेड है सुलू सी, जो इस रीजन की रीजनल कनेक्टिविटी में क्रूशियल रोल प्ले करता है। दोस्तों, सीज और आइलैंड्स के अलावा ये रीजन अपने नॉर्मसली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। ये स्ट्रेट्स इंटरनेशनल शिपिंग के लिए वाइटल है। स्ट्रेट्स को आसान भाषा में समझें तो ये कुछ और नहीं बल्कि दो लैंडमास को सेपरेट करने वाली एक नैरो वाटर बॉडी है, या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि दो बड़े वाटर बॉडी को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी अगर कनेक्ट करती है तो हम उसको स्ट्रेट्स का नाम देते हैं। स्ट्रेट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल, यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट यही है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो मलय पेनिनसुला और सुमात्रा आइलैंड के बीच लोकेटेड वर्ल्ड का बिजिएस्ट मैरीटाइम पैसेज है। ये स्ट्रेट इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के बीच गुड्स और एनर्जी रिसोर्सेज के मूवमेंट के लिए क्रिटिकल रूट है। यही वजह है कि इंडिया अपना प्रेजेंस इस रीजन में तेजी से बढ़ा रहा है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट के समय इंडिया इसे चोक पॉइंट की तरह चाइना के अगेंस्ट यूज कर सके। इसके अलावा जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करने वाला सुंडा स्ट्रेट इस रीजन का दूसरा वाइटल मैरीटाइम रूट है। सुंडा स्ट्रेट जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच लोकेटेड है और ये स्ट्रेट रीजनल और ग्लोबल ट्रेड्स में एक स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करते हैं। इन सब के अलावा ऐसे बहुत सारे मेजर वाटर बॉडीज इस रीजन में सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, निकोबार आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड को अलग करने वाला ग्रेट चैनल, बोर्नियो और सेलेब्स आइलैंड को सेपरेट करने वाला मकस्सर स्ट्रेट, इंडोनेशिया, ईस्ट टाइमर, न्यू गिनी आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लोकेटेड अराफुरासी कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स ट्रॉपिक्स में लाई करते हैं। हालांकि नॉर्थ म्यांमार का कुछ पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में एक्सटेंड करता है, बट ओवरऑल हम इसको ट्रॉपिकल रीजन में ही कंसिडर करते हैं। तो ये तो बात हो गई साउथ ईस्ट एशिया के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स और वाटर बॉडीज़ की। आइए अब हम इस रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और प्लेट्यूज को भी देख लेते हैं। माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि साउथ ईस्ट एशिया का रीजन माउंटेनियस है और यहाँ कई सारे माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं। ये माउंटेन्स यहाँ की ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज फॉर्म करते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। साउथ ईस्ट एशिया के नॉर्थ में सिचुएटेड इंडो चाइना पेनिनसुला के हाईलैंड्स इस रीजन को इंडिया और चाइना से सेपरेट करते हैं। मेनलैंड के साउथ और ईस्ट में 3 माउंटेन रेंजेस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में पैरेलली स्प्रेडेड है और ये यहाँ की कंट्रीज के बीच नेचुरल बैरियर्स फॉर्म करते हैं। इन 3 रेंजेस में पहला है वेस्टर्न म्यांमार में सिचुएटेड अराकान योमा रेंज। इसी के पैरेलल और ईस्ट की तरफ बिलाउकटाउन रेंज सिचुएटेड है, जो म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर्स के अलॉन्ग स्प्रेडेड है। और इसके ईस्ट में अन्नम माउंटेन रेंज लोकेटेड है, जो लाओस और कंबोडिया को वियतनाम से सेपरेट करते हैं। मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में ही शान प्लेट्यू सिचुएटेड है। ये प्लेट्यू ईस्टर्न म्यांमार में नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में 250 माइल्स तक की डिस्टेंस में स्प्रेडेड है और इसका एवरेज एलिवेशन लगभग 3000 फीट तक का है। मेन लैंड रीजन का ज़्यादातर हिस्सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और यूरेशियन प्लेट के कॉन्टिन्यूट कोलिजन से ही बना है, जो लगभग 50 मिलियन सालों से लेकर आज तक लगातार चल रहा है। लेकिन फिर भी साउथ ईस्ट एशिया का मेन लैंड जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटिवली स्टेबल है। वहीं अगर हम बात करें इंसुलर साउथ ईस्ट एशिया की, तो ये आइलैंड्स टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज के कारण फॉर्म हुए हैं और इस वजह से यहाँ ज़्यादा जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी देखने को भी मिलते हैं। इस रीजन में सुंडा शेल्फ यहाँ का एक डोमिनेंट जियोलॉजिकल फीचर है। सुंडा शेल्फ एशियन कॉन्टिनेंट का एक पोर्शन है जो गल्फ ऑफ थाईलैंड से जावा सी की तरफ साउथ वार्ड एक्सटेंड करता है। यहाँ का शैलो वाटर्स इस रीजन के इनहैबिटेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उन्हें ट्रेड, कम्युनिकेशन और फिशिंग के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। यहाँ आपको एक बात बता दें कि साउथ ईस्ट एशिया के इंसुलर यानी आइलैंड रीजन के माउंटेन्स पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में एक आर्क लाइक फॉर्मेशन है जो यहाँ लोकेटेड वॉल्केनिक और अर्थक्वेक प्रोन एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आपको एक और बात बता दें कि इंसुलर रीजन के माउंटेन्स मेनली वॉल्केनिक नेचर के हैं
और इसमें से कई वॉल्केनोस प्रेजेंट में भी एक्टिव हैं। इंडोनेशिया और फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स इन वॉल्केनोस से बने क्रेटर्स को भी होस्ट करते हैं और ये क्रेटर्स टूरिस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। वाटर बॉडीज और माउंटेन्स के बाद अब बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के कुछ मेजर रिवर्स के बारे में। रिवर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया के रिवर्स इस रीजन की ज्योग्राफी, इकोलॉजी और कल्चरल हेरिटेज को शेप देने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये रिवर्स यहाँ के मिलियंस ऑफ पीपल के लाइवलीहुड के लिए भी काफ़ी क्रूशियल है। इस रीजन में फ्लो करने वाली मेकॉन्ग रिवर साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर है। आपको यहाँ पर यह बता देना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में मेकॉन्ग रिवर से कई बार सवाल ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। मेकॉन्ग रिवर का ओरिजिन टिबेटन प्लेट्यू में होता है और ये रिवर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से फ्लो करती हुई साउथ चाइना सी में मर्ज हो जाती है। मेकॉन्ग रिवर से फॉर्म हुए डेल्टा बहुत ही फर्टाइल होते हैं और इसीलिए इस डेल्टाइक रीजन को राइस बाउल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है। मेकॉन्ग रिवर इस रीजन के एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, फिशरीज और लाइवलीहुड को सपोर्ट देने वाली एक इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन है। मेकॉन्ग से ईस्टवर्ड जाने पर चाओ फ्राया रिवर थाईलैंड की मेजर रिवर है। थाईलैंड के हार्ट से होकर गल्फ ऑफ थाईलैंड में ड्रेन करने वाली ये रिवर ना सिर्फ एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एसेंशियल है, बल्कि ये रिवर थाईलैंड की कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकबोन भी है। थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक इसी रिवर पर सिचुएटेड है, जिसकी आप लोगों ने कितनी बार फोटो में ये नज़ारा देखा होगा, शेर के मुंह से पानी गिरता रहता है। इन दो रिवर्स के अलावा इरावदी रिवर भी इस रीजन का एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। इरावदी ने म्यांमार की हिस्ट्री और कल्चर में एक पिवटल रोल प्ले किया है। म्यांमार की एंशिएंट सिटी बगान भी इसी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड थी। आपने एक पोएट का नाम सुना होगा, फेमस इंग्लिश पोएट हैं रडयार्ड किपलिंग। उन्होंने इस रिवर पर एक फेमस पोएम द रोड टू मैंडले भी लिखा है, जो ग्लोबल लिटरेचर में काफ़ी फेमस है और शायद आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। इसके साथ ही टिबेटन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होकर चाइना, म्यांमार और थाईलैंड से फ्लो होने वाली साल्वीन रिवर इस रीजन की वन ऑफ द लीस्ट अनडैम्ड रिवर है। इसका मतलब यह है कि इस रीजन की एकमात्र ऐसी रिवर है जिस पर कोई डैम नहीं बनाए गए हैं। इस रिवर का फ्री फ्लोइंग नेचर यहाँ की यूनिक इकोसिस्टम को सस्टेन करने में कंसिडरेबल रोल प्ले करता है। क्या आप ऐसी कोई रिवर और इमेजिन कर सकते हैं जिसको हमने इस तरीके से छोड़ रखा हो कि हाँ भाई यहाँ तो इकोसिस्टम फ्लरिश कर रहा है, डैम नहीं बनाते हैं? बहुत मुश्किल है। साल्वीन के बाद साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड एक और इंपॉर्टेंट रिवर है रेड रिवर। रेड सी नहीं, रेड सी तो अलग जोन है, रेड रिवर है ये। चाइना में ओरिजिनेट होकर वियतनाम से फ्लो होने वाली रेड रिवर यहाँ रेड रिवर डेल्टा फॉर्म करती है और इसी रिवर बैंक पर एंशिएंट वियतनामीज कैपिटल को लोआ सिचुएटेड था। इसके साथ ही आर्चीपेलेगिक नेचर का इंडोनेशिया भी अपने आइलैंड्स पर न्यूमरस रिवर्स को होस्ट करता है। बोर्नियो आइलैंड की कपुआस रिवर इंडोनेशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, जो यहाँ के रेन फॉरेस्ट से होकर फ्लो करती है। इसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट रिवर बस याद रखना है, सुमात्रा आइलैंड्स की मूसी रिवर। वहाँ पर एक सिटी है, सिटी ऑफ पैलेम्बंग। इसको वो जावा सी से कनेक्ट करने का काम करती है। साउथ ईस्ट एशिया की यूनिक जोग्राफिकल लोकेशन, यहाँ के डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स, रिच बायोडाइवर्सिटी और इमेंस जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन बनाते हैं। लेकिन साथ ही रिसोर्सेस रिच और वर्ल्ड के दो इमर्जिंग पावर्स यानी इंडिया और चाइना से नज़दीक होने की वजह से ये ग्लोबल पावर्स के बीच बढ़ते कॉम्पिटिंग बिहेवियर के लिए वल्नरेबल बना रहता है। खैर, अब चलिए देख लेते हैं उस सवाल को जो हमने इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में पूछा था। उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक एंड हनोई। मतलब अगर आप साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा जकार्ता और सबसे नॉर्थ में हनोई, जो कि वियतनाम का कैपिटल सिटी है। बीच में आप सिंगापुर और बैंकॉक को देख सकते हैं। साउथ एशिया के बाद अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट लेकिन ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट यानी ऑस्ट्रेलिया के बारे में और देखेंगे यहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स को। फिजियोग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके लोकेशन की बात करें तो ये कॉन्टिनेंट ओशिनिया में यानी कि इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन के बीच लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा ओशिनिया में न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया भी लोकेटेड है। इसके नॉर्थ वेस्ट में टॉरस स्ट्रेट लोकेटेड है और अगर हम इसके साउथ में जाएं तो हमें मिलता है अंटार्कटिक ओशन।
ऑस्ट्रेलिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात की जाए ना तो इसे 4 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड पहला है। ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन है और ये पूरे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन को कवर करता है। ये पूरे कॉन्टिनेंट का नियरली 50% एरिया ऑक्यूपाई करता है। आपको बता दें कि किम्बर प्लेट्यू जो अपने डायमंड माइंस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसी फिजियोग्राफिक रीजन में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा फिजियोग्राफिक रीजन है ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। ये बेसिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टेशियन बेसिन है। ये कारपेंट्रिया गल्फ से लेकर साउथ में मुरे बेसिन तक एक्सटेंडेड है। ऑस्ट्रेलिया का थर्ड फिजियोग्राफिक रीजन है ईस्टर्न अपलैंड। ये रीजन ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके ईस्टर्न पार्ट में एक लॉन्ग लो लाइंग माउंटेन रेंज लोकेटेड है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक माउंट कॉसिस्को इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में लोकेटेड है। तस्मानिया आइलैंड जो कि एक अपलिफ्टेड डोम है, वो भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया का आखिरी फिजियोग्राफिक जोन है कोस्टल प्लेन्स, जो नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से लेकर सदर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट तक एक्सटेंडेड है। आपको बता दें कि ये एक नैरो कोस्टल प्लेन है, लेकिन इसकी चौड़ाई ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के पास सबसे ज्यादा है। इसे जोग्राफर्स नलर बोर प्लेन्स कहते हैं। आपको यहाँ बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलियन रिवर्स द्वारा लाई गई सेडिमेंट से होता है। ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी का दूसरा मेजर फीचर्स है यहाँ की रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मेजर रिवर्स में शामिल है मुरे रिवर, डार्लिंग रिवर, लाचलान रिवर और वारेगो रिवर। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। मुरे रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और इसकी टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर के आसपास है। ये रिवर साउथ ईस्टर्न पार्ट में फ्लो होती है। ये रिवर ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में ओरिजिनेट होती है और वेस्टर्न माउंटेन से फ्लो होती हुए साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ मियांडर करती है। मुरे बेसिन ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट इरिगेटेड रीजन है। ये रिवर ऑस्ट्रेलिया के 2 स्टेट्स साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच बॉर्डर भी फॉर्म करता है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मेजर रिवर है डार्लिंग रिवर, जो मुरे रिवर का ही एक ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन न्यू साउथ वेल्स में है और वेंटवर्थ में जाके मुरे से मर्ज हो जाती है। आपको बता दें कि ये रिवर आज पॉपुलेशन की वजह से काफ़ी पुअर स्टेट में है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसके रिजुविनेशन के लिए एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के थर्ड मेजर रिवर की बात करें तो ये है लचलान रिवर, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के वेस्टर्न स्लोप में ओरिजिनेट होती है, जो आगे चलकर मुरम्बिजी और मुरे रिवर्स में मर्ज हो जाती है। इस रिवर की एनुअल फ्लो हाईली इरेटिक होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का 12% एग्रीकल्चरल लैंड्स इसी रिवर के कैचमेंट एरिया में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मेजर रिवर है वारेगो रिवर। ये एक इंटरमिटेंट रिवर है जो मुरे रिवर बेसिन का ही पार्ट है। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि सीजनल रिवर्स को ही इंटरमिटेंट रिवर भी कहा जाता है। वारेगो रिवर डार्लिंग रिवर का नदर्न मोस्ट रिवर है। ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो कई सारे वाटर रिजर्वॉयर्स जैसे कि डिलाला वाटर होल, 10 माइल वाटर होल, लोअर लिला डैम, 6 माइल डैम से होकर पास होती है। रिवर्स के बाद अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी के हिल्स और डिजर्ट के बारे में। माउंटेन रेंजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया माउंटेन रेंजेस की बात करें तो यहाँ 3 मेजर रेंजेस हमें देखने हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, दूसरा ब्रिंडाबेला रेंज और तीसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन एल्प्स के बारे में। ये माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जो साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन एल्प्स ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट है। ऑस्ट्रेलियन एल्प्स के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा माउंटेन रेंज है ब्रिंडाबेला रेंज, जो साउथ वेल्स में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया के इसी माउंटेन रेंज में ब्रिंडाबेला नेशनल पार्क लोकेटेड है, जो पूरे वर्ल्ड में अपने रिच वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा और आखिरी माउंटेन रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये रेंज ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जिसकी लंबाई 3500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की चौड़ाई 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में है। आपको बता दें कि ये रेंज कोई एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज, अपलैंड एरियाज और स्कार्पमेंट की लंबी सीरीज है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया ना कि ऑस्ट्रेलिया माउंटेन रेंजेस रिवर्स के साथ साथ मेजर डिजर्ट्स के लिए भी जाना जाता है, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। डिजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े टेरिटरी में काफ़ी कम बारिश होती है। इतनी कम बारिश होती है कि ऑस्ट्रेलिया का लगभग 35% एरिया डिजर्ट के बराबर है और इसी रीजन में वर्ल्ड के वेल नोन डिजर्ट लोकेटेड है। इस पूरे एरिया को कलेक्टिवली द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। ये डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है।
इसके नॉर्थ में गिब्सन डिजर्ट लोकेटेड है, जो ऑस्ट्रेलिया का एक मेजर डिजर्ट है। आपको बता दें कि कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एटॉमिक बॉम्ब्स इसी डिजर्ट में टेस्ट किया करते थे। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड लार्जेस्ट डिजर्ट है द ग्रेट सैंडी डिजर्ट। ये डिजर्ट किम्बरली और पिलबिरा रीजन्स के बीच में लोकेटेड है। इस डिजर्ट के नॉर्थ में ट्रॉपिकल और जबकि साउथ में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया का थर्ड लार्जेस्ट डिजर्ट है तनामी डिजर्ट। ये डिजर्ट नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। इस डिजर्ट के टेरेन रॉकी हैं और यहाँ छोटे छोटे काफ़ी सारे हिल्स भी पाए जाते हैं। ये शायद ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोजोग्राफिक रीजन भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इंडेंजर्ड और मोस्ट इंडेंजर्ड वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज यहीं पाई जाती है। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड मैपिंग का। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।